गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग पार्टिकल इन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल डिस्कस कर रहे थे, है ना। पार्टिकल इन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, ठीक है। तो ये डिस्कस किया गया था और इसमें देखिए हम लोग 1D बॉक्स का डिस्कशन किए थे। 1D बॉक्स में वेव फंक्शन जो निकला था रूट अंडर ये 2/L, अगर मान लीजिए साइड उसका L है तो L लिख दोगे, अगर A साइड है तो A लिख दोगे। यहाँ पे वो डिपेंड करता है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कितना था, साइन n पाई x अपॉन L, है ना। अगर लास्ट क्लास में हम लोग A लिखे हुए थे, अगर L लिख देंगे तो L आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये इस तरह से था और इसकी एनर्जी लिखी हुई थी, एनर्जी वाज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर और h बार स्क्वायर अपॉन 2m और इनटू L स्क्वायर, दैट वाज द एनर्जी, ठीक है। 2D बॉक्स में अगर आप देखिए 2D के इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल वे फंक्शन जो लिखा गया साई इज इक्वल टू रूट अंडर 4 आ गया था यहाँ पे, है ना, 4। और ऐसे लिख सकते हो L A इंटू बी लिखा गया था उसमें, चलो A और B लिख देते हैं, ठीक है। और ये था साइन n पाई nx था, है ना, पाई x अपॉन A, और फिर साइन था ny और पाई y बाई बी, इस तरह से। और एनर्जी लिखा गया है इसमें nx स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और प्लस ny स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और फिर इस साइड में था पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। ये एनर्जी का वैल्यू लिखा गया था, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैड रिटन, वेव फंक्शन इक्वल टू दिस मच, एनर्जी इज इक्वल टू दिस मच, ओके। तो अगर आप देखिए इसी को हम लोग फिर लास्ट क्लास में स्क्वायर पोटेंशियल वेल डिस्कस किए थे, तो स्क्वायर पोटेंशियल वेल में ए और बी को इक्वल कर दिया गया था, ठीक है। तो देखो अगर हम इन 1D पोटेंशियल वेल की बात अगर करते हैं, 1D पोटेंशियल वेल, ओके, एंड इफ वी वांट टू कैलकुलेट मोमेंटम, ठीक है ना, इन 1D पोटेंशियल, देखो इन 1D पोटेंशियल वेल व्हाट इज मोमेंटम, ठीक है। सपोज वी वांट टू कैलकुलेट मोमेंटम, ठीक है। क्या आंसर होगा, कैन एनीवन टेल? In 1D potential well, what is the momentum? सर एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर n स्क्वायर हाँ, पाई p स्क्वायर बाय 2m कर दोगे। देखो n एनर्जी जो है स्क्वायर ना, पाई स्क्वायर हाँ, h के स्क्वायर फॉर्मेट a स्क्वायर। हाँ कैलकुलेट करके बोला करो यार तुम लोग, ठीक है। कैलकुलेट क्यों नहीं करते हो आप लोग? एग्जाम में बहुत गलती करके आओगे, बता रहे हैं हम। देखो रैंक जो है ना बिल्कुल एकदम 1000 के पार जाएगा रैंक, ओके। इस तरह से करोगे ना एग्जाम के दिन तक गलती करते रहोगे, ठीक है। फिर उस टाइम हमें फोन करके रोने लगोगे। पूछा जाता है तो इतना स्मार्ट नहीं बनो, कैलकुलेशन नहीं करते हो, गलत गलत बताते रहते हो। ये जानते हो लेजीनेस है, पाई एच कट अपॉन। हाँ ये जानते हो लेजीनेस है। अभी हम नहीं डांटेंगे ना तो फिर बाद में आपको लगेगा सर तो कुछ बोलते ही नहीं थे, ठीक है। तो अभी सुधर जाओ, ठीक है। कैलकुलेशन कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो। देखो एनर्जी कैलकुलेशन स्टार्ट करिए करना। जो लोग कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं बहुत पछताएंगे बाद में, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, हाँ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये n स्क्वायर पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन 2m और इंटू L स्क्वायर है, इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से 2m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो p इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो स्क्वायर है ना, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो n पाई h बार अपॉन l, ठीक है ना, ये l स्क्वायर से। तो ये बेसिकली मोमेंटम का वैल्यू होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंटम, ओके। तो ये मोमेंटम का वैल्यू निकल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये 1D और 2D पोटेंशियल वेल का केस हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टिकल इन 3D पोटेंशियल वेल, ठीक है ना, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। तो देखो यहाँ पे पार्टिकल
थीटा को होमवर्क दिए थे। ये तो जस्ट रिकैप किए थे लास्ट क्लास में, जो बताया गया ना उसी को लिखा गया था। बस ये समझो एक्स्ट्रा भी बताया, बस ये एक्स्ट्रा बताया गया है, ठीक है ना। इन 1D पोटेंशियल वेल व्हाट इज मोमेंटम, तो इस तरह से निकाल दिया गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं पार्टिकल इन 3D पोटेंशियल वेल, ठीक है। तो 3D पोटेंशियल वेल में हम लोग पार्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इसमें देखो ज्यादा हम एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, ठीक है। बस इसमें पोटेंशियल का वैल्यू लिख देते हैं। देखो Vx, y, z, ये जो आप लिखोगे ना पोटेंशियल, तो इसको आप फिर वही 0 और इंफिनिटी लिखोगे। 0 लिखा जाएगा फॉर x लाइंग बिटवीन 0 एंड Lx। मान लो x एक्सिस के लॉन्ग डायमेंशन Lx लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर y लाइंग बिटवीन 0 एंड Ly, ठीक है। और z लाइंग बिटवीन 0 एंड Lz, ठीक है ना। ये बेसिकली, ठीक है, पोटेंशियल हो गया। और इंफिनिटी लिखना होगा, अदरवाइज अदर लोकेशन पे पोटेंशियल जो है वो इंफिनिटी है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है बेसिकली पार्टिकल इन 3D पोटेंशियल वेल, ओके। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग इस केस में श्रोडिंगर इक्वेशन लिखोगे, देखो श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, तो ये तो ऐसे लिखा जाता है ना, देखो डेल स्क्वायर साई और प्लस 2m और डिवाइडेड बाय h बार स्क्वायर। और देखो जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं ना, तो देख देख के मत लिखा करो, ठीक है। देख देख के लिखोगे ना तो पता है, जानते हो क्या है कि आप हमेशा देख के लिखते रह जाओगे, पता चला एग्जाम में लिखने की कोशिश करें गलत लिख के आ गए, ठीक है। बिना देखे हुए लिखा करो, जब हम लिख रहे हैं तो साथ साथ बिना देखे हुए लिखो, ठीक है। तो डेल स्क्वायर साई 2m डिवाइड बाय h बार स्क्वायर, और यहाँ पे e माइनस v और इंटू साई इज इक्वल टू 0। हाँ क्या कह रहे हो? तो ये हमारा ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो इसमें देखिए क्या है कि हम लोग बेसिकली इसको ऐसे लिख देते हैं ना, डेल स्क्वायर साई ऐसे लिखोगे बाय डेल एक्स स्क्वायर। इसको अब ज्यादा हम सॉल्व नहीं करेंगे, बस एक दो लाइन और लिख दे रहे हैं, डेल स्क्वायर साई, ठीक है ना। ये देखिए डेल स्क्वायर साई है यहाँ पे बाय डेल वाई स्क्वायर, और प्लस डेल स्क्वायर साई और बाय डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2m और डिवाइडेड बाय h बार स्क्वायर और इंटू e माइनस v और इंटू साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन के लिए जानते हो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये जो साई है ना, इस साई को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा सम f1 फंक्शन ऑफ x, फिर सम f2 फंक्शन ऑफ y और सम f3 फंक्शन ऑफ z। इस तरह से ये आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन करोगे, ठीक है। तो इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन और एंड बाउंड्री कंडीशन आप लगाएंगे कि वेव फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पे भी 0 होगा, और x इक्वल टू lx जब लगाएंगे तो भी 0 होगा, ठीक है ना। क्योंकि lx जब x का वैल्यू lx हो जाएगा ना, तो वहां पे पोटेंशियल इन्फिनिटी है। तो वो सारा बाउंड्री कंडीशन जैसे पहले कल लगाया गया, वो सब लगाने के बाद आप यहाँ से साई कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा रूट अंडर, आप लोग खुद से लिख सकते हो, कितना आएगा बताइए जरा। सर 2 by 8 by lx sin nx pi x by lx, ठीक है। चलो अब ऐसा करो, अब बाकी खुद से लिखो, ठीक है ना। खुद से लिखो तो आप लोग की हैबिट हो जाएगी, ठीक है ना। सो राइट योरसेल्फ। अब यहाँ पे ये टर्म और एक टर्म और आएगा, ठीक है ना। दो टर्म आप लोग खुद से लिख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद एनर्जी भी खुद से लिखिए आप लोग, ठीक है ना। व्हाट इज द एनर्जी दैट यू आर गेटिंग, ठीक है। तो साइन और यहाँ से एन वाई पाई वाई बाई एल वाई और इंटू साइन एन वाई एन जेड पाई जेड और डिवाइडेड बाय एल जेड, ठीक है। तो ये हमारा वेव फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन 3D पोटेंशियल वेल, ठीक है। 3D पोटेंशियल वेल में कोई अगर पार्टिकल है तो उसका ये वेव फंक्शन होगा, ठीक है। अब बताइए, ठीक है। तो एनर्जी, यहाँ से एनर्जी हम लोग क्या बोलते हैं, कैलकुलेट करेंगे। पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन 2m, और इधर हो जाएगा lx, है ना, nx, है ना,
प्लस nz स्क्वायर अपॉन LZ lz स्क्वायर। ठीक है, ये एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो अब आप देखिए हम लोग यहाँ पे अगर, तो इसमें फिर से आपको ध्यान रखना है कि nx, ny और nz, ठीक है ना, ये तीनों का वैल्यूज 1 2 3 ऐसा कुछ भी हो सकता है। जीरो अलाउड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जीरो पुट करने से वे फंक्शन हमारा जीरो हो जा रहा है। ठीक है ना, जीरो इज नॉट अलाउड। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग एनर्जी भी निकाल ली है फॉर पार्टिकल, मतलब कैलकुलेशन नहीं किया है, मतलब जिस तरह से लास्ट क्लास में किया गया वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो सो दीज आर दी एनर्जीज एंड वेव फंक्शन। ठीक है ना, अब हम लोग देखिए इसमें अगर ग्राउंड, सॉरी ये जो है ना 3 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल जनरल लिखा हुआ है, दिस इज जनरल। ओके, अब अगर हम लोग देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर केस में लिखते हैं, ठीक है, सपोज करो क्यूबिकल, उसको बोलते हैं क्यूबिकल पोटेंशियल वेल। ठीक है, तो अगर क्यूबिकल पोटेंशियल वेल होगा तो उस केस में जो है ना बेसिकली Lx, ये जो Lx है, Ly है और Lz है, ठीक है ना, ये सभी को आपको L पुट करना होगा। तो साई इज इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन L क्यूब, ठीक है ना, रूट अंडर, और फिर साइन nx, ठीक है, पाई x अपॉन L। उसी तरह से अब अदर टर्म लिख दोगे, साइन ny पाई y अपॉन L। ठीक है, और एक टर्म और है यहाँ पे, ठीक है, साइन nz पाई z अपॉन L। ठीक है, और एनर्जी जब आप लिखेंगे तो एनर्जी इज इक्वल टू होगा, कितना होगा, पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर, और ठीक है, और यहाँ पे nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर और प्लस nz स्क्वायर और डिवाइडेड में 2m और इनटू L स्क्वायर। सो दैट इज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। ओके, ठीक है, तो दीज आर दी बेसिक फॉर्मूले। ठीक है ना, अब इस देखिए क्वेश्चन जो है ना हर एग्जाम में इन सभी पे पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। देखिए जैसे ग्राउंड स्टेट के लिए अगर हम लिखें, तो ग्राउंड स्टेट के लिए आप ध्यान रखेंगे nx इज इक्वल टू 1 होगा, ny इज इक्वल टू 1 होगा और nz इज इक्वल टू भी 1 लेना होगा। तो इस केस में मतलब वेव फंक्शन देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे, तो मतलब इस वैल्यूज को आपस में देखिए, अगर हम इन सभी को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो किसी का भी वैल्यू चेंज नहीं होगा, nx विल रिमेन 1, मतलब डिफरेंट तो है ही नहीं है, तो इंटरचेंज करने की कोई बात ही नहीं आती है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसमें एनर्जी आप निकालेंगे, ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू बेसिकली 3 आ जाएगा यहाँ पे, पाई स्क्वायर और h बार स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर। तो ये एनर्जी हो गया, और इस केस में डिजेनरेसी आप निकालोगे ना तो डिजेनरेसी 1 होगा। ठीक है, डिजेनरेसी इज 1। ये हो गया ग्राउंड स्टेट। इसमें अब आप देखिए हम लोग लिखते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है ना, आप समझ जाओगे, हम ऐसे लिख दे रहे हैं फर्स्ट ES एक्साइटेड स्टेट। ठीक है ना, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आप देखो nx इज इक्वल टू 2 लिख सकते हो, ny इज इक्वल टू 1 होगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है नेक्स्ट हायर एनर्जी। तो नेक्स्ट हायर एनर्जी देखो ऑब्टेन होगा, n का वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, ny इज इक्वल टू 1। तो अब आप देखिए, हाँ nz, ठीक है ना, nz इज इक्वल टू 1। तो देखिए इसमें ये वैल्यूज आप जब यहाँ पे पुट करेंगे तो एनर्जी जो निकलेगा ना यहाँ पे 4 + 2 6 हो जाएगा, है ना, 6 पाई स्क्वायर और h बार स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिकली एनर्जी निकल रहा है। अब अगर हम देखिए यहाँ पे nx की जगह पे 1 लिख देते हैं, ny की जगह 2 लिखते हैं, मतलब ऐसे लिख देते हैं, तो इसको जानते हो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हो ना, इसको आपस में इंटरचेंज किया करने पे क्या होगा कि nx की जगह अगर 1 लिखते हैं, ny की जगह 2 और nz की जगह 3 लिखते हो आप। ठीक है ना, ऐसे देखो nx की जगह पे आप 1 लिखिए, ny इज इक्वल टू 2 और nz इज इक्वल टू 1, और एक बार और nx इज इक्वल टू 1, ny इज इक्वल टू 1 और nz इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, अगर आप ये परम्यूटेशन करते हैं, मतलब नंबर्स को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, तो इन सभी केसेस में एनर्जी जो है वो सेम रहेगा, लेकिन क्वांटम नंबर को आप इंटरचेंज कर रहे हो ना, तो वेव फंक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि कभी यहाँ पे आप 1 लिख रहे हो, कभी 2 लिख रहे हो। ठीक है ना, तो इससे वेव फंक्शन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि देयर विल बी 3 वेव फंक्शन, ये सभी क्वांटम नंबर के कोरिस्पॉन्डिंग 3 वेव फंक्शन आ जाएंगे, बट ऑल दोज विल हैव सेम एनर्जी। तो इसकी डिजेनरेसी जो है ना वो बेसिकली 3 हो जाएगी, डिजेनरेसी इज 3। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया। नाउ सेकेंड
एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में हम nx इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है ना, और ny इज इक्वल टू भी हम 2 लिख देते हैं, ठीक है ना, और nz इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी कैन राइट, सो दिस थिंग्स वी कैन राइट, ओके। तो इसमें आप देखिए एनर्जी जो निकलेगा ना, कितना आ रहा है, 9 हो जा रहा है ना, तो 9 पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगेन यहाँ पे आप देखिए कि इन सभी नंबर्स को, ये नंबर और ये नंबर, इसको जो है ना आप आपस में परम्यूट कर सकते हो, मतलब आपस में एक्सचेंज कर सकते हो। देखो कितने तरीके से कर सकते हो, इसका मेथड ये होता है कि इसको आप 3 नंबर है ना, तो फैक्टोरियल 3 तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, जिसमें 2 नंबर कॉमन है, ओके। तो इसलिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू जो है ना 3 आ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, यहाँ पे भी आप ऐसे निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हम डिजेनरेसी लिख सकते हैं, ये जो है ना यहाँ पे आप ऐसे डिजेनरेसी यहाँ पे लिख सकते हो, देखो ये डिजेनरेसी ऐसे निकाल सकते हो आप डायरेक्टली, ठीक है। सो देयर आर 3 नंबर्स, यू कैन परम्यूट देम इन फैक्टोरियल 3 वेज, बट 2 आर सेम, ओके। सो यू हैव टू डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, ओके। इसमें जैसे आप निकाल रहे हो ना, तो इसमें भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। देखो ये भी तो वही हो जाएगा, अब इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा कि देयर आर 3 नंबर, तो हम फैक्टोरियल 3 वेज से इसको परम्यूट करेंगे, लेकिन ऑल आर इक्वल, तो तीनों इक्वल है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इसका डिजेनरेसी, ठीक है ना, सेकेंड। अब हम लोग थर्ड एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में बताइए नंबर्स क्या होगा। एक मिनट देखो, अभी थोड़ा 1 मिनट 311 होगा। थोड़ा सोच लो, सभी लोग सोच लो, ठीक है ना। एक बार नंबर इसमें जानते हो थोड़ा सा मिस्टेक होने का चांस होता है। Sir, 222. देखो कुछ लोग, मतलब सभी लोग अलग अलग बता सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम पुट करके देखेंगे, जैसे किसी स्टूडेंट ने बताया 21222, ओके। तो देखो इसको पुट करोगे ना, यहाँ पे एनर्जी 12 आ जा रहा है में, सर। हाँ तो और 4 4 12 आएगा, लेकिन हाँ अगर 311 पुट करोगे ना, तो यहाँ से 9 + 1 + 1 11 आएगा, ठीक है ना। तो 11 आ रहा है, तो 311 पुट करने से 11 आ रहा है, 222 पुट करने से 12 आ रहा है, तो नेक्स्ट हायर कौन सा हुआ, 311 हुआ है ना। तो इसीलिए हाँ nx इज इक्वल टू, इसमें 3 होगा, ny इज इक्वल टू 1 होगा, और nz इज इक्वल टू 1 होगा। हमें नेक्स्ट हायर देखना है। जब भी कोई नंबर सिलेक्ट करो ना, तो उसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या उससे लोअर वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है। तो उससे स्लाइटली लोअर को चेक करना होता है कि पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये आ गया, तो यहाँ से आप देखिए एनर्जी निकालोगे, तो ये बेसिकली 9 + 2 यहाँ पे पुट करोगे 9, तो ये हो जाएगा 9 पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर, ठीक है ना। और इसकी भी डिजेनरेसी तो वही निकल जाएगी 3, है ना। हाँ, तो इसकी भी डिजेनरेसी 3 हो जाएगी। 9 नहीं 11। अच्छा 11 आ रहा है, 11, हाँ ऊपर वाले में 9 आया था, है ना, ठीक है 11 आया, ठीक है ना। अब हम देखो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट अगर निकालते हैं, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में आप देखिए इसमें nx इक्वल टू 2, ny इक्वल टू 2, यही होगा ना, nz इज इक्वल टू 2, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, नेक्स्ट तो यही आने वाला है ना, हाँ 12 आ रहा है, ठीक है, यही है, ठीक है 12 पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन 2m और इंटू l स्क्वायर। तो इसकी डिजेनरेसी जो है 1 हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, एक और लिखते हैं हम लोग, देखो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट क्या बनेगा बताइए। 1 2 3 सर। एक बार चेक कर लो सभी लोग, देखो जो भी बोल रहे हो ना उसको चेक कर लोगे, ठीक है ना। मान लो आप लोग बोल रहे हो 1 2 3, इससे आ जाएगी 14 आ जाएगी, इससे हमारा 9 4 13 और 1 14 14 आ जाएगा, है ना, 14 आ रहा है। अगर हम क्या बोलते हैं कोई और सा नंबर लेते हैं, देखो इससे 12 के बाद 14 आया है, ये 12 के बाद नेक्स्ट हायर, ये और कोई पॉसिबिलिटी है। अगर हम देखो यहाँ पे 2 2, तो इसको 2 को हम 2 2 रखते हैं और 1 को 3 अगर कर देंगे तो कितना, तो ज्यादा हो जाएगा ना ऑब्वियसली, हाँ क्योंकि 2 2 और 3 तो ज्यादा होगा ही इससे, ठीक है। ऑलराइट, तो यही है अगर हम 411 करते हैं तो 411 देखो करेंगे तो 4 1 16 और 2 18 हो जाएगा, है ना, 18 हो जाएगा। तो ठीक है, यही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए nx इज इक्वल टू, आपको लिखना होगा nx इज इक्वल टू 1, ny इज इक्वल टू 2 और nz इज इक्वल टू 3।
ठीक है, तो एनर्जी हमारा निकल जाएगा कितना आ रहा है 14, ठीक है ना, पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 2m इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। और डिजनरेसी इसका कितना निकलेगा, व्हाट इज द डिजन, हाँ, इसको आपस में आप अरेंज कर सकते हो फैक्टोरियल 3 वेज में, कोई भी कॉमन नहीं है तो बस यही हो जाएगा इसका डिजनरेसी जो है ना फैक्टोरियल 3, तो दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यही इसका डिजनरेसी है, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन जानते हो इस बार आईआईटी जैम में पूछा गया, दिस वन वाज आस्क्ड इन आईआईटी जैम 2022, ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, ठीक है। देखो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का डिजनरेसी पूछ दिया गया था, 6 आंसर उसका आ रहा था, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एनर्जी हो गया, ठीक है। तो एक ये तो बेसिकली हो गया, क्या बोलते हैं, कैसे हम लोग ये एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, मतलब ये एनर्जी किसी एक सिंगल पार्टिकल का एनर्जी है। अगर देखो पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में होगा ना, ध्यान रखोगे, दीज आर ऑल जो एनर्जी लिखा गया है ना, दीज आर ऑल एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल, ओके, दीज आर एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल, ठीक है, सिंगल पार्टिकल इन डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। तो सिंगल पार्टिकल का डिफरेंट स्टेट्स में एनर्जी है। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना कि सपोज करो देयर इज ए इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल और 3D इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है, मान लो उसमें क्वेश्चन दे दिया कि 4 पार्टिकल्स हैं, तो फिर जानते हो वो डिपेंड करेगा कि वो 4 पार्टिकल्स किस तरह के पार्टिकल हैं, फर्मियन है, बोसॉन है, ठीक है ना, मतलब आइडेंटिकल पार्टिकल है, नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल है, इन सभी चीजों पे फिर डिपेंड करने लगता है। तो फिर एनर्जी कैलकुलेशन फिर वो आपको मतलब आइडेंटिकल पार्टिकल वगैरह कौन से बताया जाएगा ना, उससे फिर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी ये सब कुछ जो भी लिखा गया है वो सिंगल पार्टिकल के लिए, दीज आर एनर्जी ऑफ सिंगल पार्टिकल इन डिफरेंट स्टेट्स। ग्राउंड स्टेट में होगा तो ये एनर्जी हो जाएगी, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये हो जाएगा इस तरह से, ये सिंगल पार्टिकल का एनर्जी है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सिंगल पार्टिकल एनर्जी लेवल्स, इज दैट ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ये थ्योरी है, समझ लो, समझ रहे हो, दीज आर थ्योरी एक्चुअली, ठीक है। बस कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, तो ये जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ दिया गया, ठीक है। ऑलराइट, अब हम देखिए यहाँ से रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। नाउ लेट अस कैलकुलेट के वेक्टर, हाँ, इज देयर एनी क्वेश्चन? सर ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ऊपर। क्या कह रहे हो, पार्टिकल सर मूव कर रहे हैं, मतलब मूविंग स्टेट में भी ये अप्लाइड है ना। तो मूव नहीं करेगा तो काइनेटिक, देखो अंदर में पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है ना, ये तो लिखा ही गया है, ठीक है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी देखो है ना, देखो ये पोटेंशियल जो लिखते हैं ना, जिसको ध्यान रखोगे, जिसको हम पोटेंशियल बोल रहे हैं ना, पोटेंशियल बोला जाता है, पोटेंशियल हम बोलते हैं, मगर एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि देखो कैसे आप समझेंगे, क्योंकि देखो इसको ई को हम एनर्जी बोल रहे हैं, तो फिजिक्स में क्या होता है कि हम लोग सेम क्वांटिटी को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, डायमेंशन वाइज दोनों क्वांटिटी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए ई में से वी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इसका मतलब अगर ये एनर्जी है तो ये भी एनर्जी होगा, तो हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल, मगर है ये पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो इसमें पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, तो ठीक है ना। अब आप देखो कि इसकी एनर्जी हम ये सब लिख रहे हैं, ये एनर्जी है पार्टिकल का, तो एनर्जी कौन सा एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये बेसिकली दीज आर दी काइनेटिक एनर्जी। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा नहीं यहाँ पे, ठीक है, मोमेंटम निकाले तो मोमेंटम क्लियर हुआ। तो फिर सर मोमेंटम यहाँ जीरो होगा ना अगर पार्टिकल 1D बॉक्स में मूव करेगा तो। ये निकाला ना 1D का, ये क्या है क्वेश्चन, देखो ये 1D बॉक्स में सर क्यों जीरो होगा सर, लेंथ तो है ना। सर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है ना, तो हमें पार्टिकल का पता कैसे है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो नेट मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण जीरो नहीं होगा सर। एवरेज एक ही बार में एक ही बार में दोनों तो नहीं, एवरेज तो हाँ, मतलब एवरेज जीरो होगा, ठीक है ना, एवरेज जीरो होगा, ठीक है ना। एक बार में किसी इंस्टेंट में क्या बोलते हैं, अगर मान लो हम, तुम लोग जो है ना थोड़ा सा सोचना शुरू करो, ठीक है ना, सोचते सोचते कुछ भी नहीं हो, ठीक है। देखो यहाँ पे एक पार्टिकल इधर जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, आप क्या बोलोगे, पार्टिकल रुका हुआ है, हाँ, मोमेंटम जीरो है, ये बोलोगे, क्या बोलोगे, बोलो। पार्टिकल इधर बाउंस कर रहा है, यहाँ पे अब मान लो बॉल बाउंस कर रहा है,
ठीक है ना। अब मान लो आपके यहाँ कोई छोटा बच्चा है, आपसे पूछा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आप बोलोगे बॉल रुका हुआ है, बाउंस नहीं कर रहा है, ऐसे समझाओगे उसको। बाउंस कर रहा है तो दोनों साइड जा रहा है, तो जीरो कैसे हो जाएगा मोमेंटम, ठीक है। एवरेज जीरो होगा इसमें, वेक्टर का एवरेज निकालोगे ना, प्लस बी है माइनस बी है तो एवरेज जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एवरेज निकालोगे ना, अगर जैसे पी एक्स का एवरेज, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। पी एक्स जीरो नहीं है, पी एक्स इज नॉट जीरो, ठीक है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखिए इसमें एक कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इन 3D पोटेंशियल वेल, ठीक है। मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इन 3D पोटेंशियल वेल, तो इसमें जैसे देखो 1D में निकाला है ना हमने, वही सही निकलेगा 2D 3D में भी, ठीक है ना। ऐसे ही निकल जाएगा। देखो ये px कहलाएगा, फिर py pz ऐसे लिखोगे आप, ठीक है ना। तो देखिए हमारा px जो निकलेगा इसमें ऐसे लिखोगे, px इज इक्वल टू nx और पाई और इंटू h बार अपॉन l, ठीक है ना। ये लिख दिया हमने, ठीक है। अगर lx लिखना है तो lx लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसी तरह से py लिखोगे, py इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा ny और इंटू पाई और इंटू h बार और अपॉन ly। और pz लिखोगे अगर, pz इज इक्वल टू, तो nz पाई और इंटू h बार अपॉन lz, ये आ गया, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि देखो p इज इक्वल टू, आप लोग को पहले भी बता चुके हैं ना हम, कि p इज इक्वल टू h क्रॉस k लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखिए यहाँ से वेव वेक्टर निकालते हैं, वेव वेक्टर k को वेव वेक्टर बोलते हैं ना, ठीक है। वेव वेक्टर k, अगर ये इसके कंपोनेंट्स निकालें kx, तो देखो यहाँ पे px है ना, उसकी जगह h क्रॉस kx लिखना पड़ेगा। h क्रॉस kx यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो h क्रॉस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो nx बनेगा, ठीक है ना, पाई और डिवाइड बाय lx, ठीक है। उसी तरह से ky इज इक्वल टू पाई और डिवाइड, सॉरी, ny पाई और डिवाइडेड बाय ly, ठीक है। और kz इज इक्वल टू nz पाई और डिवाइड बाय z। तो ये kx ky और kz का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो मोमेंटम आप निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से निकल जाएगा, वेव वेक्टर निकालना चाहते हैं तो ये निकल जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगर हम क्वेश्चन ये पूछते हैं, ठीक है ना, देखो क्वेश्चन कि व्हाट डू nx ny nz रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। nx ny बेसिकली क्या है कि ये क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक है ना, दीज आर दी क्वांटम नंबर्स। ओके, तो हम लोग इसका आंसर देखो लिखेंगे ना, आंसर, तो इसका मतलब ये है कि देखो दीज आर, ऐसे कह सकते हो, दीज आर क्वांटम नंबर्स, ठीक है ना, ये क्वांटम नंबर्स हैं। अगर देखिए nx ny nz का वैल्यू लो है, जैसे 1 1 1 है, तो आप क्या बोलोगे, 1 1 1 में आप बोल दोगे ग्राउंड स्टेट है। अगर 1 2 2 है तो आप मतलब ऐसे बोल दोगे कि थोड़ा हायर स्टेट जा रहा है, हो रहा है, ठीक है ना। तो हायर द वैल्यूज ऑफ nx ny nz, आपको मतलब एक अंदाजा हो जाएगा ना, एक आइडिया हो जाएगा कि पार्टिकल का एनर्जी कम है या ज्यादा है, समझ में आ रहा है ना। तो nx ny nz से आप बताइए पार्टिकल की एनर्जी, उसके डायनेमिक्स के बारे में पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, आप बताइए। यस सर। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं दीज आर क्वांटम नंबर्स, ओके, विच give information about, ठीक है ना, about dynamics या about energy, या फिर कह सकते हो dynamics of the particle। तो देखिए एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देना, पार्टिकल के डायनेमिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ठीक है ना। तो अगर जैसे मान लीजिए हम ऐसे कहते हैं कि nx जो है ना हमारा 1 है, ny जो है वो बेसिकली 5 है, ये 6 है। तो देखिए इससे क्या पता चलेगा, nx अगर मान लीजिए 1 है, ny जैसे मान लो 5 6 ये निकलता है, तो हमें ऐसा पता चलेगा ना
कि पार्टिकल का मोमेंटम वाई डायरेक्शन में ज्यादा है, जेड डायरेक्शन में ज्यादा है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कम है, मतलब इस तरह से आइडिया तो पता चलेगा ना कि अगर क्वांटम नंबर जो भी ज्यादा हो जाएगा उस डायरेक्शन में पार्टिकल फास्टर मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में क्वांटम नंबर कम होगा उस डायरेक्शन में पार्टिकल स्लोअर मूव कर रहा है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये हमें डायनेमिक्स के बारे में भी बताएगा, ठीक है ना। तो जानते हो क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी, डायनेमिक्स, ये सबको कलेक्टिवली मतलब कलेक्टिवली पार्टिकल के बारे में जो इंफॉर्मेशन होता है ना उसको बोल देते हैं स्टेट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, दीज आर क्वांटम नंबर्स विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी, डायनेमिक्स ना लिख करके आप डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हो स्टेट ऑफ द पार्टिकल। समझ गए ना, एनर्जी के बारे में पता करना, डायनेमिक्स के बारे में पता करना, उसको शॉर्ट में बोल दिया जाता है स्टेट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाएगा कि दिस रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ द पार्टिकल विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ द पार्टिकल, या इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि nx, ny और nz रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ द पार्टिकल। ये पार्टिकल के स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। दिस रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ द पार्टिकल, इज दैट ओके। अब देखिए, ठीक है ना, तो ये एक छोटा सा हम देखो क्वेश्चन के फॉर्म में पुट किए थे, ठीक है, सो दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। अब हम देखिए यहाँ पे, अगर हम सपोज करो 1D केस पे वापस आते हैं, 1D केस, ठीक है ना, 1D पोटेंशियल वेल। देखिए n जो है ना, n एक नंबर है, nx जो है वो एक नंबर है, इट टेक्स वैल्यूज 1 2 3 4 इस तरह से। तो हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है ना, दिस इज नंबर लाइन। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में नंबर लाइन बनाते हैं ना, वैसे ये नंबर लाइन है। तो अब देखो यहाँ पे हम ये मतलब ये नंबर लाइन nx को रिप्रेजेंट कर रहा है, nx। तो हम देखिए यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है ना, ये 3 लिख देते हैं, ठीक है ना, 4 एंड सो ऑन 5, ठीक है। तो ये नंबर लाइन हो गया। तो हम ये कह सकते हैं ये पार्टिकल्स के स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। इट इज रिप्रेजेंटिंग दी, जैसे यहाँ पे देखिए nx इज इक्वल टू 1 है ना, तो इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं कि दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग, क्योंकि nx का वैल्यू आप 1 दोगे तो मतलब आपको पार्टिकल के स्टेट के बारे में पता चल रहा है। तो आप ये कह सकते हो दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग स्टेट ऑफ द पार्टिकल, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग स्टेट ऑफ द पार्टिकल। इस तरह से हम सभी पॉइंट को कह सकते हैं कि ये स्टेट ऑफ द पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से अगर हम ये लाइन को अगर बोल दे, जैसे मान लो ये वेव वेक्टर लाइन, ठीक है ना। तो नंबर लाइन में आप ये कह सकते हैं कि देखिए दो बेसिकली, जैसे ये एक स्टेट है, सपोज करो ये एक स्टेट ऑफ द पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, स्टेट ऑफ द पार्टिकल, ये भी स्टेट ऑफ द पार्टिकल है, ठीक है ना। तो सारे नंबर्स स्टेट ऑफ द पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दो स्टेट के बीच में जो डिफरेंस होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो है हमारा 1 है, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 1 है। तो मतलब ये यहाँ से यहाँ तक बेसिकली आप देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो एक गैप होगा डेल्टा n इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। यहाँ से नंबर में जो गैप होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, 2 का गैप जब आएगा तो उसमें आप कह सकते हो एक स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, देयर इज 1 स्टेट एग्जिस्टिंग इन गैप ऑफ डेल्टा n इक्वल टू 2, ओके, ये कहा जा सकता है, ठीक है। इसका यूज होगा बाद में, आप देखोगे। अभी जैसे अब देखिए यहाँ पे हम वेव वेक्टर लाइन लिख रहे हैं, इसको हम सपोज करो kx बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी रिप्रेजेंटेशन यूज किया जाता है, तो इसे kx बोलते हैं। तो अब देखिए अगर इसे हम kx बोलते हैं, ठीक है ना, तो nx का वैल्यू जैसे 1 लिखोगे ना, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा, आप देखिए पाई h बार अपॉन l, फिर नेक्स्ट आप nx जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई h बार अपॉन l, ठीक है ना, सॉरी h बार अपॉन l हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये अभी चलो l लिख देते हैं यहाँ पे, या lx लिखना चाहते हो तो lx भी लिख सकते हो। 3 लिखोगे तो यहाँ पे 3 पाई h बार अपॉन l, ठीक है ना, फिर उसी तरह से 4 पाई h बार अपॉन l ऐसे लिखा जाएगा। ये बेसिकली वेव वेक्टर का मतलब x कंपोनेंट ऑफ वेव वेक्टर का वैल्यूज है, ठीक है ना, या प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। दिस आर कॉल्ड प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे फिर से हम ये कहेंगे कि दीज आर एक्चुअली, ये जो है ना यहाँ पे ये सभी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग ए स्टेट,
ये भी एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, इट इज रिप्रेजेंटिंग ए स्टेट। ये सभी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पॉइंट्स जो है ना, आप बोल सकते हो कि पार्टिकल के स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आप देखिए ये इंफॉर्मेशन है ना आपके पास, तो आप एटलीस्ट जानते हो कि पार्टिकल का मोमेंटम कम है या ज्यादा है। तो हम कहते हैं कि मैथमेटिकल लाइन पे ये पार्टिकल के स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, ये पॉइंट्स। ओके, दिस पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, अगर हम फिर से यहाँ पे बात करते हैं कि एक स्टेट और दूसरे स्टेट, मतलब देखिए एक स्टेट कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है ऑन दिस वेव वेक्टर लाइन। तो देखो एक स्टेट है यहाँ पे, उसके इधर यहाँ तक, ठीक है ना, और यहाँ तक कोई दूसरा स्टेट नहीं है। तो ये गैप अगर आप निकालोगे ना, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा इसमें एच बार नहीं था ना, के वाले में, के में एच बार नहीं है, सिर्फ पाई है ना। नहीं है सर। यस सर। हाँ, ये एच बार हटा दो यहाँ से, एच बार नहीं है, मोमेंटम में था ना, मोमेंटम, ठीक है, एच बार हटा दो, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो ऑन के लाइन, ओके, के लाइन मतलब जैसे नंबर लाइन होता है ना, वैसे ही के लाइन बना दिया गया, ठीक है ना। तो ऑन के लाइन, ठीक है, वन स्टेट, ठीक है, वन स्टेट lies in width, one state lies in width 2, यहां से यहां तक का गैप आप देखोगे तो 2 पाई बाई एल, इतने विड्थ में एक ही स्टेट लाई करता है। तो इसको जानते हो लैंग्वेज, सर स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं लाई करेगा। अरे देखो एक मिनट, पहले अभी समझ जाओगे धीरे धीरे, ठीक है ना। देखो अभी आप लोग जो बताया जा रहे हैं उस पर फोकस करो। अब देखो इतने विड्थ में अगर हम आपसे पूछते हैं कितने स्टेट लाई कर रहे हैं, तो आपको कितना स्टेट दिख रहा है? 1 सर। 1 ही दिख रहा है ना, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो वही लिखा है ऑन के स्पेस वन स्टेट लाइज इन विड्थ दिस मच, ओके। तो हम ये कहेंगे कि वन स्टेट, इसको लैंग्वेज ऐसे बेसिकली लिखा जाता है, वन स्टेट, ठीक है, ऑक्यूपाइज, ठीक है, विड्थ 2 पाई बाई एल, ठीक है ना। तो ऐसे लिख देते हैं कि वन स्टेट ऑक्यूपाइज विड्थ 2 पाई बाई एल, ओके, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। एक स्टेट जो है ना इतना विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है ना, ऑन के लाइन, ऑन के लाइन, ठीक है, ये लिखा जाता है, ठीक है ना। के लाइन पे एक स्टेट जो है ना इतना विड्थ ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये देखो के लाइन बात किया जा रहा है। तो अगर हम 3 डायमेंशनल के स्पेस की बात करेंगे, जैसे देखो एक्स डायरेक्शन में भी के लाइन है, वाई में भी है, जेड डायरेक्शन में भी है। तो दिस इंप्लाइज दैट देखो इन 3 डायमेंशनल 3D, या ऐसे लिख दो 2D लिखो, ठीक है ना, 2D के स्पेस, अब स्पेस की बात हो जाएगी ना, 2 डायमेंशन होगा तो एरिया होगा उसमें, के स्पेस वन स्टेट ऑक्यूपाइज, ठीक है, 2 पाई बाई एल होल स्क्वायर एरिया। वो एक्स डायरेक्शन में भी इतना विड्थ ऑक्यूपाई करेगा, वाई में भी इतना विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। तो एक्स डायरेक्शन में भी डायमेंशन 2 पाई बाई एल, वाई में भी, तो एरिया आ जाएगा 2 पाई बाई एल, ठीक है ना। और इसी तरह से आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज दैट इन 3 डायमेंशन, ठीक है ना, 3D के स्पेस, 3D के स्पेस, ठीक है, वन स्टेट ऑक्यूपाइज, ठीक है, वन स्टेट ऑक्यूपाइज, ठीक है, 2 पाई बाई एल होल क्यूब वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ठीक है ना। स्क्वायर और क्यूब के लिए होगा ना, क्या स्क्वायर वेल और क्यूब वेल के लिए। हाँ, उसी से जनरलाइज किया जा रहा है, ठीक है ना, उसी से जनरलाइज किया गया, ठीक है ना, बेसिकली। अब 2D का मतलब आप समझ ही रहे हो कि 2 डायमेंशन में पार्टिकल मूव कर रहा होगा, 3D का मतलब 3D में पार्टिकल मूव कर रहा होगा। तो ये आप एक कॉन्सेप्ट है जो जरूर ध्यान रखेंगे, वो यहीं से बेसिकली डेवलप किया गया है। जो अभी हम लोग पार्टिकल में बॉक्स डिस्कस किए ना, वहां से डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो एक स्टेट जो है ना वो इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा होगा, ठीक है। सर के स्पेस बोले या के वॉल्यूम बोले? के स्पेस बोला जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है इसको भी ज्यादा जनरल वर्ड इसके लिए जो है ना 1D के स्पेस है, ये 2D के स्पेस है, ठीक है ना। दिस इज 2D के स्पेस,
और ये 3D के स्पेस, इसको भी के लाइन हम लिख दिए थे, लेकिन ज्यादा जनरल वर्ड इसके लिए भी जो है ना वो 1D के स्पेस ही बोलते हैं इसको भी, ठीक है ना। ये बेसिकली हमारा ये जो था 1D के स्पेस है, ये 1D के स्पेस, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए बता दिया गया है इससे रिलेट करके, ठीक है ना। अब देखो हम लोग चलो ऐसा करते हैं ना कि एक और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम बता ही देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, ठीक है। तो देखो अगर मान लो हम कभी ऐसे सोचिए, आपको ये समझ में आ रहा है ना, इन 3D के स्पेस वन स्टेट, ये ध्यान रखोगे, वन स्टेट ऑक्युपाइज दिस मच वॉल्यूम, ठीक है ना, के स्पेस का इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है ये। अगर मान लो कभी आपसे ऐसे बोला गया कि पूरे के स्पेस का वॉल्यूम जो है ना वो सपोज करो z है, मान लो ऐसे हम कुछ बोलते हैं, या मान लो पूरे के स्पेस का वॉल्यूम जो है गामा है। अब हम पूछते हैं कि उस पूरे के स्पेस में कितने पार्टिकल के स्टेट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो आप कैसे निकालोगे? डिवाइड कर देंगे सर, गामा पे कर देंगे, गामा और डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय एल। हाँ 2 पाई बाय एल क्यूब है ना। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए ये एलिमेंट्री मेथड हो गया ना, यूनिटरी मेथड इसको बोलते हैं, जो आप क्लास 9-10 में पढ़ते हो। एक स्टेट का वॉल्यूम इतना है, ठीक है ना। तो बेसिकली पूरे स्पेस का वॉल्यूम अगर है पता है, तो उसमें से इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने स्टेट्स होंगे उसमें। सो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, ओके, दैट यू कैन नो, इज दैट ओके, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे बेसिकली देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट। ये जानते हो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेंसिटी ऑफ स्टेट, देखो यहीं से हम इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, ये बाद में सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी यूज होता है, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ स्टेट, इसको डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट को देखो हम लोग डी से लिखते हैं, डीई लिखा जाता है इसे, दिस इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ स्टेट, डीएनएस लिख देते हैं। मान लो ये नंबर ऑफ, डीएनएस लिखने का मतलब है एनएस मींस नंबर ऑफ स्टेट और पर यूनिट एनर्जी रेंज। अब बुक्स में देखो अलग अलग सिंबल यूज किया हुआ हो सकता है, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे डीएनएस लिख रहे हैं। सो नंबर ऑफ स्टेट पर यूनिट एनर्जी रेंज, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट का बेसिकली डेफिनेशन है। इससे क्वेश्चन जानते हो, क्वांटम और सॉलिड स्टेट को कंबाइन करके अगर आप देखेंगे तो इस टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है सभी एग्जाम में, ठीक है। तो क्योंकि ये जानते हो पार्टिकल इन ए बॉक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डीएनएस जो है ना वो बेसिकली नंबर ऑफ स्टेट्स है, ठीक है ना। ये डीएनएस जो है दैट इज नंबर ऑफ स्टेट्स है ये, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स। तो अगर हम देखिए 1D के केस में हम निकालेंगे डीएनएस, तो डीएन मतलब छोटा सा, ठीक है ना, किसी स्मॉल विड्थ में आप बेसिकली, या किसी स्मॉल एरिया में आप बेसिकली बात कर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो 1D में डीएनएस आप निकालोगे ना तो ये बेसिकली ऐसे निकलेगा, ठीक है। देखो 1D का मतलब हो गया कि एक लाइन सिर्फ होगा, तो उस लाइन में विड्थ की बात की जाएगी, तो आप ऐसे लिखोगे यहाँ पे, ठीक है ना। देखो डीके और डिवाइडेड बाय, आप जानते हो डीके विड्थ हो गया के स्पेस का, तो इस विड्थ में कितने स्टेट आएंगे वो डीएनएस कहलाएगा। तो हम जानते हैं कि इन वन डायमेंशन वन स्टेट ऑक्युपाइज ए विड्थ ऑफ 2 पाई बाय एल, तो ऐसे लिखा जाएगा 1D में, डीएनएस का ये वैल्यू होगा। अगर आप 2D में लिखोगे, 2D में तो डीएनएस जो होगा ना वो 2D में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डी के एक्स डी के वाई, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय एल का होल स्क्वायर। लेकिन इसको ज्यादा बेटर तरीके से ऐसे लिखते हैं, देखो आपको हम बता रहे हैं, जैसे आप लोग सभी जानते हो ना पोलर कोऑर्डिनेट में, सॉरी कार्टेशियन में अगर एरिया को लिखते हो dx dy, तो इसी को पोलर में क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट इन पोलर? आर डी आर और डी थीटा, ठीक है ना। अगर थीटा को पूरा इंटीग्रेट कर दो एंगल पे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दिया जाएगा 2 पाई आर डी आर। तो ये जानते हो दिस इज लाइक कार्टेशियन, ठीक है ना। तो इसी को अगर आप पोलर में कन्वर्ट करोगे ना तो ये ऐसे आ जाएगा 2 पाई, और क्योंकि एक्स वाई ने ना लिख करके यहाँ के लिखा हुआ है ना, तो ये के डी के हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 पाई एल बाई एल का होल स्क्वायर।
ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे 2D में डीएनएस ऐसे निकाला जाएगा, और 3D में अगर निकालोगे ना, 3D में तो फिर से देखिए 3D में डीएनएस अगर निकालना है, ठीक है, डीएनएस, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे डी के एक्स और फिर डी के वाई और डी के जेड, ठीक है, डी के जेड और डिवाइडेड बाई 2π/L का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करते हैं कि ज्यादा बेटर हो जाता है कैलकुलेशन अगर हम लोग स्फेरिकल पोलर में कन्वर्ट करें। तो आप सभी जानते हो कि स्फेरिकल पोलर में वॉल्यूम कैसे लिखते हो, वॉल्यूम इज रिटन इन R स्फेरिकल sin पोलर, theta R dr d R theta d R square sin theta dr dy. R square sin theta dr d theta d. ठीक है, सब लोग खुद ही चेक कर लो क्या क्या होता है, ठीक है ना, आर स्क्वायर साइन थीटा और फिर डी आर डी थीटा और डी फाई, ऐसा होता है ना। तो ये वॉल्यूम एलिमेंट होता है। तो देखो अगर आर स्क्वायर डी आर लिख देंगे, और अगर हम बोलते हैं कि 3 डायमेंशन में थीटा फाई पे इंटीग्रेट कर दो, तो आप सभी जानते हो थीटा का लिमिट पूरे स्पेस को कवर करने के लिए आप 0 से पाई तक लोगे और फाई का लिमिट 0 से 2π तक। तो इसको इंटीग्रेट करोगे ना थीटा और फाई पे, तो ये 4π आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसी, हाँ, तो उसी लॉजिक से जानते हो यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाता है 4π के स्क्वायर और डी के, ये बस आर डी आर की जगह यहाँ पे क्योंकि के स्पेस की बात हो रही है ना, और डिवाइडेड बाय 2π/L का होल क्यूब। तो ये ध्यान रखोगे कि हम लोग अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो ये नंबर ऑफ स्टेट्स है, और नंबर ऑफ स्टेट अभी हम बात ही कर रहे थे कि एक स्टेट का हम जानते हैं कि कितना वॉल्यूम या कितना एरिया होता है। तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकालना पड़ेगा, वो मतलब के स्पेस का एक्चुअल एरिया और डिवाइड बाय एरिया ऑक्युपाइड बाय वन स्टेट, के स्पेस का वॉल्यूम और एरिया, सॉरी, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन स्टेट। तो ये इस तरह से डीएनएस वगैरह निकल जाएगा। तो हम इसको देखो, ये सभी जो डीएनएस निकला है ना, डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। उसको बस यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी नीचे में डीई आ गया, ठीक है ना। तो हमारे रिलेशन में देखो ऊपर में डीके है और नीचे डीई है, तो डीके बाई डीई एक हर जगह पे आ जाएगा, यू विल ऑलवेज गेट डीके बाई डीई। तो के और ई के बीच में फिर हमें रिलेशन चाहिए होगा, वी नीड रिलेशन बिटवीन के एंड ई। तो फिर जानते हो देखो ये इस तरह से लिख दिया जाएगा, ओके। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, देखिए, डिस्पर्शन रिलेशन, ठीक है ना। जनरली ये गिवन होता है, ठीक है ना, दिस विल बी गिवन, डिस्पर्शन रिलेशन, डिस्पर्शन रिलेशन हम लोग यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखोगे जनरली गिवन होता है, गिवन होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बेसिकली रिलेशन बिटवीन है, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम कह सकते हो, और एनर्जी एंड के, ठीक है ना। तो मोमेंटम में लिखा होगा ना, तो पी की जगह एच क्रॉस के लिख दोगे तो ये तो आ ही जाएगा। या फिर और ऐसा हो सकता है, जैसे आपको जानते हो ना, E इज इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं एच क्रॉस ओमेगा, वी राइट E इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा, और P की जगह लिख देते हैं एच क्रॉस के। तो ये ओमेगा और के में भी रिलेशन हो सकता है, ओमेगा एंड के, ठीक है। ये रिलेशन को हम लोग डिस्पर्शन रिलेशन कहते हैं, ठीक है। ये सभी ध्यान रखोगे, बेसिक यही है। E की जगह हम ऐसे एच क्रॉस ओमेगा लिख देंगे, और क्या बोलते हैं, P की जगह लिख देंगे एच क्रॉस के। तो इसको हम E और P को हम चाहते हैं तो ओमेगा और के में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग डिस्पर्शन रिलेशन कहते हैं, ऐसा कुछ भी रिलेशन दिया होगा तो, ठीक है। तो देखो जैसे कभी क्वेश्चन में बोला गया, जैसे फ्री पार्टिकल, ठीक है ना। तो फ्री पार्टिकल है, अगर मान लो नॉन रिलेटिविस्टिक है, नॉन रिलेटिविस्टिक, ठीक है, फ्री पार्टिकल नॉन रिलेटिविस्टिक, तो इसमें E इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख देते हैं ना, p²/2m। तो यही, इसी को डिस्पर्शन रिलेशन कहोगे आप। एनर्जी इज इक्वल टू E इज प्रोपोर्शनल टू p², दैट इज डिस्पर्शन रिलेशन। अगर देखो फ्री पार्टिकल है, अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक है, अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक, अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक है, अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक में आप बताइए एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? फ्री अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल, व्हाट इज द एनर्जी? PC. क्या होगा, सोचो, सभी लोग सोच के बताइए थोड़ा। P into C, momentum into C. हाँ, अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक में जानते हो मतलब बहुत हाई मोमेंटम हो जाता है ना, ऐसे लिखते हैं ना। देखो रिलेटिविस्टिक में एनर्जी आप ऐसे लिखते हो, E इज इक्वल टू p² c² प्लस m0² और c⁴, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक में ये टर्म जानते हो बहुत हाई हो जाएगा, तो इसीलिए ये जो है ना PC हो जाता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल है, ठीक है ना, तो ये लिख देंगे। अगर मान लो फोटोन गैस है,
फोटोन गैस, तो भी हम लोग E इज इक्वल टू PC लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो लिखे गए ना, यही इसी को हम लोग डिस्पर्शन रिलेशन कहते हैं, डिस्पर्शन रिलेशन। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ से एनर्जी बेसिकली P स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, तो P को हम H क्रॉस के लिखेंगे ना, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू K स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से एनर्जी प्रोपोर्शनल टू K आएगा, यहाँ से भी एनर्जी प्रोपोर्शनल टू K, तो मतलब एनर्जी जो है ना K के डिफरेंट पावर पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है ना। इट मे डिपेंड ऑन डिफरेंट पावर ऑफ K। तो हम देखिए क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ स्टेट जब भी निकालने के लिए बोला जाएगा ना, तो आपको dN तो यहाँ से पुट करना है इसमें, और ये जब पुट करोगे तो dk बाई de आ जाएगा। तो हम जो है ना dk बाई de फिर यहाँ पे P की जगह H क्रॉस के लिखेंगे, डिपेंड करता है कि कौन सा कैलकुलेशन करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ P की जगह H क्रॉस के लिखोगे, और यहाँ से आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे K के रिस्पेक्ट में, तो de बाई dk निकल जाएगा, उसी का इनवर्स कर दोगे तो dk बाई de यहाँ पे फिर पुट कर दोगे आप, ठीक है ना। दैट विल गिव यू द आंसर। तो इससे आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट निकल जाएगा। ओके, सो फ्रॉम हियर यू गेट डेंसिटी ऑफ स्टेट। इज दिस क्लियर टू ऑल? कैसे निकलेगा? तो अब देखिए इसमें हम मान लो, आप देख रहे हो ना कि ये डिफरेंट डिफरेंट पावर आ रहा है, तो हम जनरल मान लेते हैं। सपोज करो एक जनरल रिलेशन है, ये एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू K टू द पावर, सपोज करो यहाँ पे S लिखा हुआ है, या ठीक है ना, कुछ भी लिखा हुआ है, S लिखा हुआ है या कुछ, ठीक है ना, K टू द पावर S या S हम यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए, चलो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे पावर में S है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ से पावर में अगर S है, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से D, अगर आप DE, तो कुछ कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो DE बाई DK अगर आप निकालते हो, देखो DE बाई DK तो कितना आ रहा है, व्हाट डू यू गेट, ठीक है। तो DE बाई DK इज इक्वल टू, सॉरी प्रोपोर्शनल टू लिख दो यहाँ पे, प्रोपोर्शनल टू S, और यहाँ पे ऐसा करो ना, दूसरे पेज पे लिखते हैं, ठीक है ना। लेट अस राइट इट ऑन अनदर पेज, ठीक है ना। तो ऐसा आ रहा है, ठीक है, एक मिनट, इसको दूसरे पेज पे। तो हम लोग जानते हो, देखो आपको समझ में आ गया ना ये इफ, देखो समझना जरूरी है, कैलकुलेशन तो किया जा सकता है एग्जाम में, ऐसा तो नहीं कि याद करके जाओगे आप, बस आपको ये समझ लेना है कि DNS ऐसे निकलता है। अब हमें यहाँ पे चाहिए DK बाई DE, तो वो यहाँ से निकल जाएगा, वो पुट कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम एक जनरल कैलकुलेशन करा रहे हैं, ठीक है ना। देखो जनरल कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट, ठीक है, हम एक जनरल कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम इसमें जो है ना, मान लेते हैं कि सपोज वी आर डूइंग कैलकुलेशन इन D डायमेंशन, ठीक है ना। यहाँ पे डायमेंशन जो है ना, डायमेंशन इज इक्वल टू हम D लिख देते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पे डायमेंशन लिखा गया था ना 1 2 3, तो हम मान लेते हैं डायमेंशन जो है वो D है। तो आप नोटिस करिए कि 1 डायमेंशन में आप देखिए बेसिकली 2 डायमेंशन है तो K का पावर 1 आ रहा है, 3 डायमेंशन है तो K का पावर 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो D डायमेंशन में आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट जो होगा यहाँ पे, देखिए डेंसिटी ऑफ स्टेट, तो डायमेंशन D मान रहे हैं, और हम मान लेते हैं कि डिस्पर्शन, देखो डिस्पर्शन रिलेशन जो है ना, वो बेसिकली हमारा ऐसा है, E इज प्रोपोर्शनल टू K टू द पावर S। तो ये दो चीजें हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि डायमेंशन D है और डिस्पर्शन रिलेशन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए डेंसिटी ऑफ स्टेट आप लिखोगे तो ये प्रोपोर्शनल टू आएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए आपको बस इतना सारा फैक्टर लिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना, इजी बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे नहीं, ऊपर में यहाँ पे। तो आप देखिए जैसे D डायमेंशन में करेंगे ना, 2 डायमेंशन में K स्क्वायर है, मतलब 3 डायमेंशन था तो K स्क्वायर है, एक पावर कम आ रहा है ना। तो D डायमेंशन में क्या होगा, यहाँ से आप देखिए कि ये K का पावर D माइनस 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा DK और डिवाइडेड बाई DE। विल यू गेट दिस और नॉट? आप देखिए समझ में आ रहा है सभी को? D डायमेंशन में अगर जनरल कैलकुलेशन करते हैं हम डिपेंडेंस का सिर्फ, ठीक है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखो आपको आना चाहिए, कैसे हम सब कुछ बता दिए हैं, बस इधर से सब्स्टिट्यूशन करना है, इधर से निकालना है, इधर सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। यू विल गेट एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। ऑलराइट, तो हम एक कुछ एग्जैक्ट आंसर भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। पहले अभी हम इस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये D डायमेंशन में हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं, देखो DE बाई DK, तो DE बाई DK निकालोगे ना, तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू K टू द पावर S माइनस 1, ठीक है ना। S तो कांस्टेंट है, वो अपना चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको पुट करो यहाँ पे, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट इज प्रोपोर्शनल टू
k टू द पावर d माइनस 1, और इसको इन्वर्ट करोगे ना तो ये हो जाएगा k टू द पावर, इसको हम उल्टा करेंगे तो 1 माइनस s। विल यू गेट दिस? ठीक है, तो ये आ गया। तो अब आप देखिए डेंसिटी ऑफ स्टेट इज प्रोपोर्शनल टू k टू द पावर, यहां से 1 1 कैंसिल हो गया तो d माइनस s। ठीक है, तो अगर हम इसको एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, देखो ये रिजल्ट एक आया हमारा यहाँ पे, लेकिन ज्यादा एनर्जी में पूछा जाता है क्योंकि हम देखो डीई लिख रहे हैं ना, डीई का मतलब डेंसिटी ऑफ स्टेट एज ए फंक्शन ऑफ एनर्जी हम लिखना चाहते हैं। तो ये प्रोपोर्शनल टू, देखो यहाँ पे, यहाँ से k निकालोगे ना तो यहाँ से देखिए आपका निकलेगा k इज प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर 1 बाई एस। ठीक है, 1 बाई एस, तो यहाँ से आ जाएगा e टू द पावर d माइनस एस और फिर डिवाइडेड में s। ठीक है, तो एस एस कैंसिल हो जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, ई टू द पावर डी बाई एस और माइनस 1। ठीक है ना, तो इसमें ये जरूर याद रखोगे कि डी क्या है और एस क्या है। ठीक है ना, दैट यू मस्ट रिमेंबर। ओके, तो ये डेंसिटी ऑफ स्टेट का एनर्जी पे डिपेंडेंस है। ठीक है, दिस इज डिपेंडेंस ऑफ ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑन एनर्जी। ठीक है, तो ये डेंसिटी ऑफ, और डेंसिटी ऑफ स्टेट का डेफिनेशन आपने देखा ना, हाउ वी आर डिफाइनिंग डेंसिटी ऑफ स्टेट है बेसिकली नंबर ऑफ स्टेट पर यूनिट एनर्जी रेंज। अभी देखो हम थोड़ा और क्लियर कर देंगे इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज। इज दैट ओके? ठीक है, तो इसका देखो कुछ मतलब स्पेशल केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, स्पेशल केसेस, अगर अभी जो हम उधर लिखे थे ना उसको हम देखते हैं। ठीक है, सपोज वी टॉक अबाउट फ्री पार्टिकल, फ्री नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। ठीक है, फ्री नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल लिखते हैं तो देखिए एनर्जी इज इक्वल टू, आप ऐसे लिखते हो p स्क्वायर बाई 2m, तो बेसिकली एनर्जी प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे k स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि p इज इक्वल टू h क्रॉस k लिखोगे। तो देखो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू हम लोग यहाँ पे k का पावर s लिख रहे थे, तो दिस इंप्लाइज दैट s इज इक्वल टू 2 आ गया। अब अगर हम देखिए 1D का केस डिस्कस करते हैं, 1D। ठीक है ना, तो 1D में मतलब डायमेंशन 1 हो गया, डायमेंशन इज 1, तो इसलिए डेंसिटी ऑफ स्टेट जो निकलेगा ना, यहाँ से देखिए डायमेंशन 1 हो गया और s का वैल्यू कितना है, s का वैल्यू 2 है, तो 1/2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्टेट प्रोपोर्शनल टू एनर्जी का पावर। आर यू गेटिंग दिस? देखो यहाँ पे पुट करोगे डायमेंशन 1 और s का वैल्यू 2। ठीक है, उसी तरह से अगर 2D में आप लिखोगे तो डायमेंशन यहाँ पे 2 हो गया, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालेंगे प्रोपोर्शनल टू, बताइए आप पावर कितना आ रहा है, 3D में लिखेंगे। ठीक है, तो d इक्वल टू 3 हो जाएगा, मतलब केस हमारा यही है, वी आर डिस्कसिंग दिस केस, समझ रहे हो ना, ये फ्री नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ये केस हमने देखा है। ठीक है ना, तो यहां से देखिए डेंसिटी ऑफ स्टेट प्रोपोर्शनल टू कितना आ रहा है, 0। इस वाले में 0 आ रहा होगा ना, 0 है, यस सर। और थर्ड वाले में डी हम लोग देख, हाँ डी हम लोग लिख रहे हैं 3 और ये लिख रहे हैं s का वैल्यू तो 2 लिखा ही हुआ है, तो 3/2 में से 1 माइनस करोगे 1/2 आ जाएगा, तो ये बेसिकली 1/2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखो एग्जाम में ये याद करके मत चले जाओगे कि 1 डायमेंशन में डेंसिटी ऑफ स्टेट E प्रोपोर्शनल टू -½ होता है, ये गलत हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये किसके लिए लिखा गया है, फ्री नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए लिखा हुआ है। अगर मान लो एग्जाम में चेंज कर दिया गया ना, E प्रोपोर्शनल टू मान लो K कर दिया गया फोटोन गैस के लिए, तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। फोटोन गैस के लिए लिखोगे तो देखो s इक्वल टू 1 लिखोगे, डायमेंशन 1 लिखोगे, 1 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो डिपेंडेंस है ना, ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। इनफैक्ट जानते हो ये भी पूछा गया है एग्जाम में, इस तरह से जनरल भी पूछा गया है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट का एनर्जी पे डिपेंडेंस क्या होता है। अच्छा, अब हम आपको देखो ये बता देते हैं कि आज जो डिस्कस किया गया ना, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट और क्या बोलते हैं, ये सभी जानते हो क्वांटम मैकेनिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका रिलेशन पार्टिकल इन बॉक्स से था, तो इसीलिए हम साथ साथ डिस्कस कर दिए। ये थोड़ा मतलब सॉलिड स्टेट का पार्ट है ये। ठीक है, बट सॉलिड स्टेट जानते हो क्या है, सॉलिड स्टेट इज एक्चुअली एन एप्लीकेशन ऑफ
बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स, तो इसीलिए हम साथ साथ इसको डिस्कस कर दिए यहाँ पे, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये हमारा निकल गया, क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट। सर लास्ट स्लाइड दिखाना। ओके सर। सर हम्म, डेंसिटी ऑफ स्टेट के स्पेस में ही निकल जाता है। डेंसिटी ऑफ स्टेट देखो के स्पेस में निकालिए, कुछ लोग एन स्पेस में भी निकाल सकते हैं, कुछ लोग मोमेंटम स्पेस में। के स्पेस जानते हो, देखो हमारा आंसर में फाइनली के स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे आंसर में के दिख रहा है, बोलो। नहीं, No, एनर्जी। sir. तो के स्पेस अगर हम कोई आपसे पूछे कि क्या होता है, तो के स्पेस जानते हो, कोई कुछ दुनिया में कुछ होता नहीं है, समझ गए ना। ये मैथमेटिकल कह सकते हो, एक टूल है, मैथमेटिकल एक तरीका है, मतलब एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, समझ गया ना। तो अब जैसे मान लो आप बोलेंगे कि क्या बोलते हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या होता है, अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो डेरिवेटिव कुछ होता नहीं है, डेरिवेटिव एक मैथमेटिकल टूल है, समझ गया ना। तो उसी तरह से ये के स्पेस भी एक मैथमेटिकल टूल है। आपका आंसर लास्ट में जो है ना, ये बेसिकली के के टर्म में नहीं हम लिख रहे हैं, अल्टीमेटली एनर्जी के टर्म में लिख दे रहे हैं इसको, ठीक है। अब कैलकुलेशन चाहे के स्पेस में करो, मोमेंटम स्पेस में करो, या नंबर स्पेस में करो, ठीक है ना। ज्यादा इजी होता है के स्पेस में, इसीलिए के स्पेस में हम कर रहे हैं कैलकुलेशन, ओके, ठीक है। तो ये हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट का बेसिक कैलकुलेशन हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे, अगर, ठीक है, पर्स कर रही स्पेस में। देखो ये जो है ना बेसिकली क्या होता है कि हम लोग अगर इसको डिस्पर्शन रिलेशन क्यों कहते हैं ना, ये अगर आप पता करना चाहते हो ना, तो इसके लिए जानते हो आपको प्रोपेगेशन ऑफ वेव पैकेट बेसिकली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ सर, प्रोपेगेशन ऑफ उसमें वेव ये पैकेट, टर्म आता है। हाँ तो देखो उसमें जानते हो क्या है, वो हम किसी दिन नहीं हो तो शो भी करके दिखा देंगे। वेव पैकेट का एक्सप्रेशन जो होता है वो एक बेसिकली फंक्शन होता है ना, आपने देखा है ना। वेव पैकेट हम एक दिन लिखे थे ना क्लास में, ई टू जैसे डी ऐसे लिखे ओमेगा थे, बाई डी के करके। नहीं 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 ऐसे लिखे थे ना, वेव पैकेट का फंक्शन जो लिखे थे, मान लो ऐसे लिखा हुआ था ए ऑफ के, याद है, और ई टू E की पावर आयोटा के एक्स माइनस माइनस ओमेगा ओमेगा टी, टी। ठीक है ना, इस तरह से लिख दिए थे, और फिर इसका इंटीग्रेशन के पे कर दिए थे, ठीक है। तो देखो हम कह रहे हैं के पे इंटीग्रेशन हो गया तो बच गया एक्स और टी, तो ये जो है ना बेसिकली एक फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी होता है। तो देखो क्या होता है, वेव पैकेट जो है ना वो एक फंक्शन है, और आप जानते हो फंक्शन का आप एक्सपेंशन कर सकते हो, टेलर एक्सपेंशन आप कर सकते हो ना। हम लोग कल क्लास में भी पढ़ रहे थे, वी कैन ऑलवेज डू टेलर एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन अबाउट सम पॉइंट, ओके। तो देखो क्या है कि जब हम लोग वेव पैकेट ऐसे लिखते हैं ना, वेव पैकेट अभी हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। तो पार्टिकल जब मूव करेगा तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या वेव पैकेट का शेप हमेशा एक जैसा ही रहेगा या फिर उसका शेप चेंज होगा। तो समझ गया ना, कि समझ रहे हो, कभी इंटरव्यू में ये चीज पूछा जा सकता है कि व्हाट डू व्हाई डू वी कॉल इट डिस्पर्शन रिलेशन, और या फिर डिस्पर्शन का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है कि पार्टिकल जब मूव कर रहा होता है ना, तो उसका एक वेव पैकेट होता है, इस तरह से, मतलब इस तरह से, ठीक है। तो वेव पैकेट है, अब पार्टिकल मूव कर रहा है तो वेव पैकेट भी मूव कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या वेव पैकेट का शेप चेंज होगा या नहीं होगा। तो अगर जानते हो वेव पैकेट जो पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने वाला वेव पैकेट है, उसका शेप अगर चेंज नहीं हो रहा है, देन वी कॉल इट नॉन डिस्पर्सिव केस, तो इसको नॉन डिस्पर्सिव केस बोलते हैं। और अगर उसका शेप चेंज हो रहा है देन इट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव केस। तो वो शेप चेंज होगा या नहीं होगा वो बेसिकली इन सभी रिलेशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इन सभी रिलेशंस, ये जो एनर्जी और के का रिलेशन है ना, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इनफैक्ट हम आपको बता देते हैं कि एनर्जी प्रोपोर्शनल टू के जब आता है ना, तो उस केस में वेव पैकेट का शेप चेंज नहीं होता है, बाकी सारे केसेस में शेप चेंज हो जाता है। तो इसीलिए इन सबको डिस्पर्शन रिलेशन बोलते हैं, क्योंकि यही बता रहा है कि किस तरह से वेव पैकेट जो है ना डिस्पर्स हो रहा है, मतलब शेप अपना चेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो डिस्पर्शन का मतलब इस केस में जो हम लोग मतलब निकालते हैं ना, वो होता है बेसिकली change in wave shape of wave packet as the particle moves, okay। हम ये लिख देते हैं, ठीक है ना। here dispersion means change in shape of particle, sorry shape of क्या बोल रहे थे हम, वेव पैकेट। shape of Shape of wave wave packet. packet,
as the particle moves. ये इसका मतलब है डिस्पर्शन. डिस्पर्शन का मतलब यहाँ पे यही निकाला जाता है, ठीक है ना. मतलब जैसे हम लोग लाइट के केस में बोलते हैं ना डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो उसमें बोलते हैं जब प्रिज्म से लाइट जाती है तो इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स, Yes, उसको sir. हम लोग डिस्पर्शन. तो यहाँ पे वो चीज नहीं है डिस्पर्शन. यहाँ पे डिस्पर्शन का मतलब है चेंज इन द शेप ऑफ वेव पैकेट. ओके, ठीक है. Okay, sir. तो ये बेसिकली हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला निकल गया, ठीक है ना. ओके, तो अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एक कैलकुलेशन देखो और हम कर रहे हैं, ठीक है ना. जैसे कैलकुलेशन, एक मिनट सर लास्ट स्लाइड में सर यहाँ पे के स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि सर पी स्क्वायर पे डिपेंडेंस है. हाँ, P इज इक्वल टू एच क्रॉस के लिखोगे ना, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल में के स्क्वायर आ जाएगा. रिलेटिविस्टिक पार्टिकल होगा मतलब अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक या फोटोन गैस होगा तो फिर E इक्वल टू पीसी लिखोगे, तो वहां पे E प्रोपोर्शनल टू के आ जाएगा, ठीक है ना. तो इसीलिए तो हम बोले कि ये जो सारा रिलेशन है ना, ये सब कुछ इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे. और मतलब दो चीजों पे डिपेंड करता है. डेंसिटी ऑफ स्टेट का जो फॉर्मूला है ना, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना. एक तो है बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, और दूसरा बेसिकली नंबर ऑफ एक तो बेसिकली डिस्पर्शन रिलेशन पे डिपेंड करता है, दूसरा डायमेंशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना. ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है. फोटोन गैस के लिए सर ये नॉन डिस्पर्सिव होगा ना. हाँ, फोटोन गैस नॉन डिस्पर्सिव हो जाएगा, ठीक है. तो देखो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स इन ए फर्मी स्फीयर, ठीक है. फर्मी स्फीयर, ठीक है. देखो इसका मतलब क्या है. देखो फर्मी स्फीयर जो है ना, फर्मी स्फीयर इज ए स्फीयर इन के स्पेस, ठीक है. ए स्फीयर इन के स्पेस, ठीक है. इट्स radius kf is called Fermi wave vector. इसको हम लोग फर्मी वेव वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना. सो अब देखो ऑल, या ऐसे कह सकते हो, फर्मी स्फीयर ठीक है. फर्मी स्फीयर encloses all the states occupied at 0 Kelvin, ठीक है ना, 0 Kelvin, ठीक है. बस ये एक occupied by particles है ना, occupied by particles ऐसे लिख दो, at 0 Kelvin, ठीक है ना. यहाँ पे occupied by particles at 0 Kelvin, ठीक है ना. देखो क्या है, फर्मी स्फीयर हमने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स इन फर्मी स्फीयर. तो इसमें लिए बताया ना, फर्मी स्फीयर क्या है, एक स्फीयर है के स्पेस में, ठीक है ना. इट्स रेडियस को हम जनरली kf से डिनोट करते हैं. इट्स रेडियस kf इज कॉल्ड फर्मी वेव वेक्टर. और फर्मी स्फीयर इनक्लोजेज ऑल द स्टेट्स ऑक्यूपाइड एट 0 Kelvin, ठीक है ना. तो 0 Kelvin पे मतलब ये उन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है जो किसी न किसी पार्टिकल से अटैच्ड है. जैसे देखो हम आपको बता रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम में हम बहुत सारे स्टेट्स बनाते हैं ना, ठीक है. जैसे एक ग्राउंड स्टेट है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना. फिर है यहाँ पे -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इस तरह से आगे बढ़ता जाता है, ठीक है ना, बढ़ता जाता है ये इस तरह से. अब अगर हम देखिए हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है. हम आपसे पूछते हैं कि इसमें कौन सा स्टेट ऑक्युपाइड है, तो क्या बोलोगे आप, कौन सा स्टेट ऑक्युपाइड होगा? ग्राउंड स्टेट. नहीं, वो तो डिपेंड करेगा ना टेम्परेचर पे. अगर मान लो बहुत जीरो मतलब बिल्कुल जीरो टेम्परेचर है तो ग्राउंड स्टेट ये ऑक्युपाइड होगा. और ये सभी क्या होंगे, ऑल दीज स्टेट्स ऑक्युपाइड या अनऑक्युपाइड?
अनऑक्यूपाइड से। अनऑक्युपाइड होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही पार्टिकल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम मान लो बोलते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वहां पे आ गए, तो हो सकता है ना ऐसा कि ये स्टेट्स भी ऑक्युपाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान Yes, sir. रखोगे तो ऐसा मतलब अदर स्टेट्स भी अगर और भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो अदर स्टेट्स भी ऑक्युपाई हो सकता है, ठीक है ना। तो वही देखो हम बता रहे हैं कि फर्मी स्फीयर का कॉन्सेप्ट जो है ना ये सॉलिड स्टेट में यूज किया जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ फर्मी sphere is used in solid state physics, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में यूज किया जाता है, ठीक है ना। फॉर ठीक है, तो अब देखो सॉलिड की बात हम कर रहे हैं, तो सॉलिड में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो किसी एक स्टेट को ऑक्युपाई नहीं कर रहा होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो बहुत सारे स्टेट्स, मतलब हर इलेक्ट्रॉन का स्टेट का मतलब समझ रहे हो ना। फिर से ध्यान रखोगे, टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाना चाहिए। देखो क्या होता है कि हर क्या बोलते हैं सब्जेक्ट का, हर डिसिप्लिन का एक अपना लैंग्वेज होता है, तो फिजिक्स का भी एक अपना लैंग्वेज है, ठीक है ना। वही हम इसीलिए धीरे धीरे लैंग्वेज आपको समझा रहे हैं। जैसे कि हम जब बोलेंगे ना स्टेट ऑफ द पार्टिकल, तो स्टेट ऑफ द पार्टिकल का मतलब होगा डायनेमिक्स, उसका एनर्जी, सारे इंफॉर्मेशन की बात हम कर रहे हैं। तो अगर हम बोलते हैं ना कि एक स्टेट ऑक्युपाइड है, वन स्टेट इज ऑक्युपाइड, तो इसका ये मतलब होगा कि कोई ऐसा पार्टिकल है जिसकी एनर्जी जो है ना उस पर्टिकुलर एनर्जी के इक्वल है या उस पर्टिकुलर मोमेंटम के इक्वल है। जैसे हम बोलते हैं ना कि सपोज करो 3D में हम बोलते हैं nx इज इक्वल टू 1, ny इज इक्वल टू 2 और ny इज इक्वल टू nz इज इक्वल टू 3। अगर हम बोलते हैं कि दिस स्टेट, ये आप देखो nx ny nz एक कोई ना कोई एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना। ये कौन सा स्टेट था, अभी हम पार्टिकल इन 3D में डिस्कस कर रहे थे, विच स्टेट इट वाज? फिफ्थ था ये, चलो जो सा भी था, हाँ मतलब फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट जिसकी डिजेनेसी 6 निकली थी, है ना। तो देखो अगर हम बोलते हैं ना कि दिस स्टेट इज ऑक्युपाइड, तो जानते हो इसका मतलब क्या होगा? कि इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल है जिसकी एनर्जी इस वैल्यू को पुट करने से जो एनर्जी निकलेगी उसके इक्वल है, और जिसका मोमेंटम यहाँ से इन सभी वैल्यूज को यूज करने से जो मोमेंटम निकलेगा उसके इक्वल है। ये इसका मतलब होता है कि एक पार्टिकल है जो इस एनर्जी और इस मोमेंटम को कैरी कर रहा है। तो उसको इतना ना बोल करके ऐसे नहीं बोलते कि देयर इज ए पार्टिकल विच हैज एनर्जी गिवन बाय these values of n, or there is a particle which has energy given by these values of momentum given by these values, okay। इतना ना बोल करके लैंग्वेज को पलट दिया गया है, समझ रहे हो, लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया, उसको ऐसे बोला जाता है दिस स्टेट इज ऑक्युपाइड, समझ गया ना। तो इसका मतलब है पार्टिकल है जिसमें ऐसी एनर्जी और ऐसा मोमेंटम है। अगर हम बोलते हैं कि मान लो nx इज इक्वल टू 1, nx इज इक्वल टू, ठीक है ना, 4 और ny इज इक्वल टू 5, अगर हम बोलते हैं कि ये एक स्टेट है जो अनऑक्युपाइड है, अनऑक्युपाइड, तो इसका मतलब ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं है जिसकी इतनी एनर्जी और इतना मोमेंटम होगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या बोला गया है कि फर्मी स्फीयर जो है ना एक स्फीयर है इन के स्पेस, इट्स रेडियस को हम केफ लिखते हैं, is called Fermi wave vector, ठीक है। और फर्मी स्फीयर encloses all the states occupied at zero, तो मतलब ये सारे ऑक्युपाइड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फर्मी स्फीयर हम बोल रहे हैं कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में यूज करते हैं। तो अगर हम देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे लिखे थे ना नंबर ऑफ स्टेट्स इन फर्मी स्फीयर, तो अगर हम ns निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ, अब स्फीयर है तो बड़ा होगा ना, ऐसा देखिए ये मान लीजिए फर्मी स्फीयर है, इसको हम बोल देते हैं ये डायरेक्शन जो है हमारा kz है, दिस डायरेक्शन इज सपोज kx है, और दिस डायरेक्शन इज ky, ठीक है ना, ये इस तरह से है। तो ये फर्मी स्फीयर हो गया। तो ns जब आप निकालोगे ना, तो हमने बताया ना ns निकालने का तरीका ये होता है कि वॉल्यूम इन k स्पेस आप निकालोगे, ठीक है ना। जैसे हम उसको ऐसे लिख रहे थे dkx dky, आपको ये छोटा सा वॉल्यूम नहीं है, ये बड़ा वॉल्यूम है, तो इसको पूरा वॉल्यूम लिखना पड़ेगा 4/3 पाई, और यहाँ पे kf का क्यूब, जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है वैसे लिख देंगे। अब हम इसको डिवाइड किससे करेंगे, किससे डिवाइड करोगे? 2 पाई बाय एल का होल क्यूब। हाँ 2 पाई 2 बाय पाई एल का बाई होल एल का होल क्यूब, ठीक है ना, इससे डिवाइड कर दोगे तो ये बेसिकली नंबर ऑफ स्टेट्स आ गया, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोलते हैं, तो ये बेसिकली नंबर ऑफ स्टेट्स इन फर्मी स्फीयर आ गया। अब अगर देखो हम यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हम निकालना चाहते हैं पार्टिकल्स, ठीक है, तो जनरली सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट या ठीक है ना, प्रेजेंट इन द सिस्टम,
सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो आप लोग सभी जानते होंगे ये चीज कि देखिए क्या बोलते हैं, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, तो जैसे 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल, ये भी आप ध्यान रखो 1s ऑर्बिटल जब बोलते हो ना तो ये भी एक स्टेट है, दिस इज ए स्टेट है ये, ठीक है। तो देखिए एक स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन पुट करते हो, 1s ऑर्बिटल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू यू पुट, 2 पुट करते हो ना, ऐसे एक अप स्पिन और एक डाउन स्पिन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो ना तो वो एक सिंगल स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना चाहते हैं ना तो n इज इक्वल टू 2 इंटू ns हो जाएगा, क्योंकि एवरी स्टेट को 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करेगा, ओके। तो इसलिए जानते हो यहाँ पे आप देखिए यहाँ से n इज इक्वल टू 2 टाइम्स और ns का वैल्यू यहाँ पे लिख दोगे तो ये l क्यूब ऊपर चला जाएगा, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ कैंसिलेशन वगैरह करके देखो कितना आ रहा है, ये बेसिकली आप देखो l क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है ना, दिस विल बिकम l क्यूब, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ से देखो ये l क्यूब हो जाएगा, ये 8 में से 4 कैंसिल होगा, या पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे kf क्यूब हो गया और डिवाइडेड बाय 6, और ये जो है ना 2 कहाँ से आ गया ये, अच्छा 2 था हमारा पहले से, है ना, ठीक है। तो ये 6 से ये वाला 2 जो है ना यहाँ से ये भी कैंसिल होगा, ठीक है ना, हाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हर एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में ही होगा। अरे 1 मिनट रुको, अभी 3 पाई स्क्वायर s ऑर्बिटल कहाँ से आ गया, वो एग्जाम्पल दे रहे थे ना तुम लोग, यहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो, ठीक है। देखो हम क्या बोल रहे थे, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो आप, देखो केमिस्ट्री में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, जैसे मान लो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल में इसमें एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर आप कितना लिखते हो p ऑर्बिटल का, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, अब इस ये लिखते हो, अब इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप लिखते हो ml, याद है ना, तो इसमें लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, मान लो -1 लिख दिए, -0 1 और 1 लिख दिए, ठीक है ना। तो देखो अभी दोनों को देखो थोड़ा सा रिलेट किया करो, ठीक है ना, तो देखो समझ में आ जाएगा। इसको जानते हो क्या करते हैं हम लोग, देखो इस अब ये मत सोचो कि हम p ऑर्बिटल डिस्कस करने लगे, हम आपसे अगर ये पूछते हैं, ठीक है, देखो यहाँ से कि कहाँ चला गया हमारा, ये p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल, देखो दोनों में लिंक हम बता रहे हैं, मतलब थोड़ा रिलेट कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। हम लोग अगर हम आपसे पूछते हैं कि L क्या है, व्हाट इज L, तो क्या बोलते हो आप, केमिस्ट्री क्लास 12 को रिकॉल करो, हम ये नहीं बोल रहे हैं आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री क्लास 12, मतलब इसको क्वांटम नंबर बोलते हो कि नहीं बोलते हो, आप बोलो यस सर, डू यू कॉल इट क्वांटम नंबर, तो ये क्वांटम नंबर है, और ये सब इनको क्वांटम नंबर बोलते हो या नहीं बोलते हो, बोलते हैं सर, ये क्वांटम नंबर है। तो अगर हम आपसे पूछे कि ये बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट डज दिस बॉक्स रिप्रेजेंट, तो देखो अभी आप देखो 1 मिनट, अभी जैसे हम बोल रहे थे कि nx इक्वल टू 1, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ny इज इक्वल टू 2, ny nz इक्वल टू 3, हम क्या बोल रहे थे, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, स्टेट, क्वांटम नंबर, स्टेट, अरे क्वांटम नंबर तो है ही है, तो हम बोल रहे थे ना कि स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। स्टेट को थोड़ा और ओपन होकर के बोलोगे तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल का Energy, एनर्जी को momentum। रिप्रेजेंट करता है, मोमेंटम को, मतलब डायनेमिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब बोलोगे कि पार्टिकल z डायरेक्शन में फास्टर मूव कर रहा है, y में फास्टर मूव कर रहा है, x डायरेक्शन में स्लोअर मूव कर रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। तो हम मतलब जानते हो, मतलब इतना ज्यादा नहीं बोलते हैं कि पार्टिकल किधर फास्टर जा रहा है, किधर स्लोअर जा रहा है, कितना एनर्जी है, कितना मोमेंटम है, इतना ज्यादा डिटेल नहीं बोलते हैं, बस एक छोटा सा वर्ड बोलते हैं, इट रिप्रेजेंट्स स्टेट ऑफ द पार्टिकल, समझ गया ना। तो अब देखो यहाँ पे इन सब को आप क्या बोल रहे हो, nx ny nz को क्वांटम नंबर बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो ना क्वांटम नंबर। यस सर, यस सर, अब अगर आप बोलिए कि ये क्वांटम नंबर अगर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पे भी तो ये क्वांटम नंबर है ना, दीज आर ऑल्सो क्वांटम नंबर। तो अगर हम आपसे पूछें कि ये क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या बोलोगे, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे ये पहले बॉक्स के लिए क्वांटम नंबर क्या क्या है, व्हाट आर द क्वांटम नंबर फॉर फर्स्ट बॉक्स, तो आप बोलोगे L इक्वल टू 1 और ML इक्वल टू -1, तो देखो ये फर्स्ट बॉक्स के लिए क्वांटम नंबर है 1 और -1, सेकेंड बॉक्स के लिए क्वांटम नंबर है 1 और 0, और थर्ड बॉक्स के लिए क्वांटम नंबर है 1 और 1। अब बताइए सारे क्वांटम नंबर डिफरेंट है कि नहीं है, डिफरेंट है, Yes, तो क्या ये विल दीज स्टेट्स बी डिफरेंट और सेम, डिफरेंट सर, तो डिफरेंट हो गए। तो कितने स्टेट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, 3 states, 3 स्टेट्स। कितने इलेक्ट्रॉन आप इसमें पुट करते हो केमिस्ट्री में, 6, तो इसका मतलब एक स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन।
तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिस्कस करोगे ना, हमेशा ध्यान रखोगे एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन ही पुट होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। अब क्यों होता है ये हम बाद में बताएंगे, ठीक है ना। वो स्पिन का मतलब थोड़ा सा रोल है वहां पे, ठीक है ना। कभी कभी कुछ पार्टिकल पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से भी हाँ, सर तो वो आता सब है। छोड़ो ना अभी, ठीक है, वो तो बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से यहाँ पे जानते हो 4 पार्टिकल भी पुट हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है स्पिन पे एक्चुअली, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि 4 पार्टिकल भी हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब होगा तो 2 ही होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे वहाँ पे n बराबर 2n लिखे इधर कि एक ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है इधर इधर लेना। क्या कह रहे हो? ये जो n बराबर 2n लिखे हैं इधर का एक ऑर्बिट में जो 2 इलेक्ट्रॉन आता है ये वही है क्या? हाँ, इसीलिए तो देखो यहाँ पे ns क्या है, आप समझ रहे हो ना। एक ऑर्बिट में मत बोलो, ऑर्बिट नहीं बोलते हैं, ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा सही करना है आपको। एक स्टेट, ऑर्बिटल भी नहीं, एक स्टेट, ये हम बोल रहे हैं ना, ये क्वांटम, आप लोग सीखो लैंग्वेज को, समझ गए ना। देखो हम वही तो बोल रहे हैं बार बार कि हर डिसिप्लिन का एक लैंग्वेज होता है। अगर आप फिजिक्स का लैंग्वेज नहीं सीखे तो मतलब फिजिक्स नहीं सीखे, ठीक है ना। इस बॉक्स को आप क्या बोलोगे, ऑर्बिटल बोलोगे? बॉक्स को ऑर्बिटल नहीं बोलते हैं, ये बॉक्स को स्टेट बोलते हैं। और आप इस बॉक्स में क्या बोलते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पुट करते हो? 2 इलेक्ट्रॉन। इस बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन पुट करते हो तो इसको बोलते हैं एक स्टेट में, ठीक है ना। एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन आप पुट कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही तो हम नंबर ऑफ स्टेट निकाल लिए ना, ये नंबर ऑफ स्टेट है और हमको पता है कि हर स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन पुट होगा। तो यहाँ पे इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सिस्टम निकालना है तो 2ns करना पड़ेगा, तो ये निकल जाएगा। देखो हम यहाँ पे ns का वैल्यू इधर से पुट किया, अब देखो सब कैंसिल होकर नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। अब इसमें n क्या है, व्हाट इज n? अगर हम आपसे पूछते ns क्या है और n क्या है, डिफरेंस पता चल रहा है ना सभी को। ns क्वांटम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाउ मेनी क्वांटम स्टेट्स आर देयर, एंड n इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ electrons present in the system. Is that okay? So there is difference between these two n. Okay, now let us calculate kf. So what we are getting, 3 pi square, or this is n, or divided by l cube, ठीक है, और whole power 1/3. Okay, so now you see this is number of particle और l cube is basically volume. l cube जो है ना वॉल्यूम है, तो ये बन जाएगा नंबर डेंसिटी। n by l cube जो है ना, n by l cube, this is number और by ये वॉल्यूम हो गया। So this is called small n and this is number density, ये नंबर डेंसिटी है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए kf इज इक्वल टू, ठीक है ना, 3 पाई स्क्वायर n और डिवाइडेड, सॉरी इसको स्मॉल n लिख दो, 3 पाई स्क्वायर n, ठीक है ना, होल पावर 1/3। तो ये kf का वैल्यू निकल गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ kf, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखे थे ना, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स इन, तो नंबर ऑफ स्टेट तो ये तो हमारा निकल गया यहीं तक। अब हम आगे बढ़ गए थोड़ा, ठीक है ना, इसमें हमने कैलकुलेट कर लिया फर्मी वेव वेक्टर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फर्मी वेव वेक्टर एंड इट डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन। n जो है ना ये बेसिकली डेंसिटी, नंबर डेंसिटी है, इसको कंसेंट्रेशन भी बोल सकते हो, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब ये फर्मी वेव वेक्टर निकल गया, तो एक टर्मिनोलॉजी डिफाइन की जाती है इसमें, ध्यान रखोगे, फर्मी एनर्जी, ठीक है, फर्मी एनर्जी। तो फर्मी एनर्जी देखिए क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, E इज इक्वल टू बेसिकली p²/2m होता है ना, तो ये फर्मी वेव वेक्टर के कोरेस्पॉन्डिंग मोमेंटम है, तो ये h क्रॉस हो जाएगा kF²/2m, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी जो निकलेगा हमारा, ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे बस पुट करना पड़ेगा, तो h बार स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर n पावर 2/3 और डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्मी एनर्जी। तो अभी देखो हम समझा दे रहे हैं कि फर्मी एनर्जी क्या है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ठीक है ना। अभी तो हम जस्ट एक फॉर्मूला लिखे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से फिर से हम फर्मी वेव स्फीयर बनाते हैं, ये हमारा फर्मी स्फीयर है, ठीक है, दिस इज kx, दिस इज ky और दिस इज kz। हमने बताया ना कि फर्मी स्फीयर एक ऐसा स्फीयर है जो रिप्रेजेंट करता है या इनक्लोज करता है ऑल ऑक्युपाइड स्टेट्स को, ठीक है। तो जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे ना, देखो प्रीवियस स्लाइड में, कि जैसे के स्पेस में अगर आप डिस्कशन करेंगे तो
एक पॉइंट जो है ना वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। देखो लिखा गया ना सभी में, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह से इसमें बहुत सारे देखिए क्या बोलते हैं हम, डॉट्स अगर जैसे ऐसे बना देंगे, ये डॉट्स हैं, ये डॉट्स हैं, डॉट्स हैं, तो ये पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ध्यान रखोगे। ये के स्पेस है, रियल स्पेस नहीं है ये कि जिसमें पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये के स्पेस है। तो ये सारे डॉट्स जो है ना बेसिकली स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दिस डॉट्स रिमेंबर आर दी स्टेट्स, ठीक है। ये क्वांटम नंबर से रिलेटेड बेसिकली पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई ये स्टेट बेसिकली बताएगा कि एक पार्टिकल है, उसका इतना एक्स कंपोनेंट मोमेंटम होगा, इतना वाई कंपोनेंट मोमेंटम होगा, इस तरह से मतलब पता चलेगा। यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, इस पे जेड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पार्टिकल अगर इस स्टेट को कोई पार्टिकल ऑक्युपाई कर रहा है तो उसका एक्स कंपोनेंट मोमेंटम कितना है, वाई कंपोनेंट मोमेंटम क्या है और जेड कंपोनेंट मोमेंटम क्या है, ये सभी कुछ यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि एवरी पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग ए स्टेट, ओके। तो देखिए अगर जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट का के जो है ना थोड़ा छोटा है, इस पॉइंट जैसे यहाँ पे कोई के पॉइंट होगा तो इसका के जो है ना बेसिकली एक बिगेस्ट के है। तो यहाँ पे इस स्फेयर का रेडियस जो है ना के एफ लिख रहे हैं ऐसे, तो मतलब जो स्टेट बिल्कुल इसके पेरिफेरी के पास होंगे ना, ये भी स्टेट ऑक्युपाइड स्टेट है। तो यहाँ पे जैसे इस स्टेट के लिए, जैसे मान लीजिए इस स्टेट के लिए के आप देखिए तो इसका के जो है ना ये के एफ के इक्वल होगा, लेकिन इसके अंदर जो स्टेट्स हैं उसका के एफ से छोटा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो मतलब इस स्टेट को जो पार्टिकल ऑक्युपाई करेगा ना उसका वेव वेक्टर लार्जेस्ट होगा, ठीक है। तो वेव वेक्टर लार्जेस्ट होगा तो उसकी एनर्जी भी लार्जेस्ट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी लार्जेस्ट होगी तो फर्मी एनर्जी जो है ना बेसिकली बताता है लार्जेस्ट पॉसिबल एनर्जी एट जीरो टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये लार्जेस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी है, या लार्जेस्ट एनर्जी ऑफ पार्टिकल है एट जीरो टेम्परेचर, ठीक है ना। सो दिस इज लार्जेस्ट या हाईएस्ट कह सकते हो, हाईएस्ट एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, पार्टिकल एट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। ये जानते हो, इलेक्ट्रॉन बोलेंगे सर, यहाँ इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल बोलो या इलेक्ट्रॉन, यहाँ बोल दिया तो इलेक्ट्रॉन बोल दो, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो आप ध्यान रखो कि बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे आते हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ क्वेश्चन जानते हो ऐसा भी हो सकता है कि इसको चेंज कर दिया जाएगा। चेंज कैसे किया जाएगा, देखो हम आपको बता रहे हैं कि कभी ये वाला कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ये जो है ना दिस विल रिमेन द सेम, ये हम सब में यूज होगा, फर्मी स्फीयर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है तो 2 भी तो मल्टीप्लाई होगा ही, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पे एनर्जी निकालने के लिए हमने यहाँ पे कौन सा फर्मी एनर्जी के लिए p²/2m हमने यूज किया यहाँ पे, ये देखो। तो इसको हम डिस्पर्शन रिलेशन कहते हैं ना। तो ये बेसिकली हम लोग किसके लिए फर्मी एनर्जी हम कंसीडर कर रहे हैं, पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन बोले हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉन भी तो दो टाइप का हो सकता है ना, या तो नॉन रिलेटिविस्टिक हो सकता है या अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक हो सकता है, ठीक है ना। तो हम मान लो या रिलेटिविस्टिक हो सकता है, तो हमने माना है ये नॉन रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशन, ये नॉन रिलेटिविस्टिक, ठीक है ना। तो कभी जानते हो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द फर्मी एनर्जी ऑफ फोटोन गैस। अभी देखो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गैस के लिए कर रहे थे, अब फोटोन गैस के लिए, तो मान लो फोटोन गैस के लिए आप फर्मी वेव वेक्टर लिखोगे, ठीक है ना, फर्मी वेव वेक्टर निकालेंगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे बेसिकली पीसी हो जाएगा। तो फिर उस चेंज होगा, या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बोल दिया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो बट सपोज डिस्पर्शन रिलेशन को चेंज कर दिया गया तो ये चेंज हो जाएगा, दिस विल चेंज, ठीक है ना। तो ये सभी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो मॉडिफिकेशन का आता है क्वेश्चन एग्जाम में। और दूसरी बात आप ये ध्यान रखो, ठीक है ना, यहाँ पे कि हम इसमें डायमेंशन कौन से लिए हैं, विच डायमेंशन आई हैव कंसीडर्ड, 3 डायमेंशन। तभी देखो हम यहाँ पे स्फीयर, फर्मी स्फीयर बोल दिए। अब जानते हो अगर 2 डायमेंशन होगा तो आप बताइए 2 डायमेंशन में क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा, नहीं सर, सर्कल सर्कल बनेगा। तो फिर जैसे यहाँ पे फर्मी स्फीयर बोला गया ना, वहां पे फर्मी डिस्क बोलोगे आप, फर्मी डिस्क। तो वहां पे फिर जहाँ पे एरिया लिख रहे, यहाँ पे वॉल्यूम लिख रहे हैं, वहां पे क्या आएगा, एरिया आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे फिर पाई आर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, है ना, यू विल हैव टू राइट पाई आर स्क्वायर। और डिवाइड किससे करोगे, 2π/L का होल स्क्वायर से, ठीक है ना। तो इस तरह से चेंजेस आएंगे, फिर डिपेंड करेगा कि आपका ये क्या बोलते हैं डिस्पर्शन रिलेशन फिर क्या है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी। तो जानते हो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया है, बट एग्जाम में क्वेश्चन इससे टोटली डिफरेंट भी आ सकता है, ठीक है ना।
तो ये आप ध्यान रखोगे। बट रिमेंबर दिस कैलकुलेशन एटलीस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, ठीक है। ओके, तो देखो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, इसका आंसर करिए आप लोग जरा क्विकली। देखो यहाँ पे सर हमने जब ये फर्मी रेडियस निकाली थी तब तो अपन ने केवल डायमेंशनलिटी के लिए मेंशन किया था, उसमें उसके लिए पार्टिकल के लिए तो वो मेंशन था ही नहीं, तो वो तो हमेशा वैलिड होगा। क्या कह रहे हो? अच्छा रुको, पहले इस क्वेश्चन को करो, फिर जो है ना उसके बाद ये करोगे। देखो जो चीज समझ रहे हो ना वो जरूरी नहीं कि पूछो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इसको देखो, आप पहले इस क्वेश्चन को देखो क्या आंसर आएगा। देखो इसमें सम टेम्परेचर टी बोला गया है ना, इसको आप इग्नोर कर दो, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। जनरली ये जो वर्ड हम लोग डिस्कशन करते हैं ना वो 0 टेम्परेचर पे होता है डिस्कशन, ठीक है ना। ऑल ऑफ यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। जैम 2021 का क्वेश्चन है ये, देखो जैम देखो लिखा है ना 2021। इसमें लिखा है ना राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो पूरा राउंड ऑफ करके बताइए जरा क्या आंसर आ रहा है। सर वो दूसरा क्वेश्चन है सर। अच्छा ये, अच्छा इसमें नहीं, अच्छा ऊपर वाले 16 आ रहा है सर, 16 आएगा। 16 आ रहा है। यस सर। अच्छा, द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ए इज 64 टाइम्स दैट ऑफ बी, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आंसर है इसका। देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, ये तो अभी आपके लिए आज जानते हो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी नहीं है। एग्जाम में अगर याद रहेगा तभी तो करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्मी एनर्जी ऑफ ए और डिवाइड बाय ई जो लिखा, ये सिंबल लिखा गया ना फर्मी एनर्जी के लिए लिखा गया है, ये जैम 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये निकालेंगे तो ये डेंसिटी ऑफ ए आ जाएगा और डेंसिटी ऑफ बी आ जाएगा और डिवाइड पावर हो जाएगा 2/3। तो इसमें डेंसिटी ऑफ ए बोला गया 64 टाइम्स डेंसिटी ऑफ बी है, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। ये 2/3 हो गया तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 64 का पावर 2/3 हो गया, ठीक है ना। तो ये 16 आ रहा है ना, ठीक है, तो ये 16 आ गया, बस यही आंसर है, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया ना ये। तो टॉपिक देखो कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, पार्टिकल इन ए बॉक्स, ठीक है। अब पार्टिकल इन बॉक्स जो क्वांटम का कॉन्सेप्ट है, उससे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ स्टेट ऑफ द पार्टिकल का। अब स्टेट ऑफ द पार्टिकल हमने शो कर दिया कि वो एक स्टेट जो है वो 2π/L विड्थ ऑक्युपाई करता है, इट ऑक्युपाइज 2π/L विड्थ, ठीक है। तो वहां से देखिए क्या बोलते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गए, ओके। तो 2π/L एक स्टेट ऑक्युपाई करता है, तो फिर हम बात करने लगे हैं कि फिर क्या बोलते हैं, अगर हम मान लो वॉल्यूम ऑफ के स्पेस जानते हैं तो उसमें हम नंबर ऑफ स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टेट कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर हम उससे डेंसिटी ऑफ स्टेट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो फ्रॉम देयर वी गॉट ऑल दीज आइडियाज, ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली एक बेसिक डिस्कशन हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखो एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो देखो ये असाइनमेंट है आप लोगों का, जेस्ट TFR के लिए भी ये असाइनमेंट है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्टिव, ये क्वांटम नेट जून 2022 लिखा हुआ है ना, जेस्ट TFR, ठीक है। इसमें कुछ मतलब जैम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें देखो डेंसिटी ऑफ स्टेट करके एक असाइनमेंट पुट किया हुआ है, ठीक है ना। इस असाइनमेंट को देखो क्लिक करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ स्टेट के, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, ये हो जाएगा। और अब देखिए इसमें क्वेश्चंस जो है ना जो आप पूछे गए हैं वो आप देखो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट, ठीक है। ये आप लोग ट्राई करके देख लोगे, ये सब जो है ना बन जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे बोला गया है ना, देखो ये TFR का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इन 2 डायमेंशन, देखो डायमेंशन को चेंज कर दिया ना हम लोग, जो कैलकुलेशन किए कौन से डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, ये 2 डायमेंशन आ गया,
2 metals have number density of free electrons in the ratio, नंबर डेंसिटी का रेशियो दे दिया, अब रेशियो ऑफ देयर फर्मी एनर्जी, तो हम लोग जो सॉल्व किए उससे ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है, आपको फिर से डेराइव करना पड़ेगा रिलेशन को। तो ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे और साथ में ये सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके देख लोगे, ठीक है ना। जो नहीं बनेगा फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन भी कई देखो, जैसे नेट का क्वेश्चन है ये, देखो कितना सिंपल है। इफ नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन 3 डायमेंशन, देखो 3 डायमेंशन बोल दिया गया है और फ्री इलेक्ट्रॉन बोला गया है, तो हम इसको फ्री इलेक्ट्रॉन को नॉन रिलेटिविस्टिक मान के चलेंगे। तो हमारा जो कैलकुलेशन हुआ है नॉन रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन के लिए है और 3 डायमेंशन के लिए भी है। अब बोला जा रहा है इंक्रीज एट 8 टाइम्स इट्स फर्मी टेम्परेचर, तो जितना टाइम्स जानते हो फर्मी एनर्जी बढ़ेगा ना, उतना ही टाइम्स फर्मी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। तो बस यहाँ से आंसर, ठीक है, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 8 टाइम्स 8 का पावर 2/3 है ना, तो 4 टाइम्स आ जाएगा, आएगा ना, ये समझ में आ रहा है सभी को। तो आप समझ रहे हैं, देखो ये हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग को करा दिए हैं, ठीक है। इसमें चलो वर्ड आया ना फर्मी टेम्परेचर, हम बता देते हैं। देखो यहाँ पे फर्मी टेम्परेचर यूज होता है, ये वर्ड फर्मी टेम्परेचर, फर्मी टेम्परेचर, इसको हम लोग TF लिखते हैं। ये बेसिकली फर्मी एनर्जी और डिवाइडेड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सिर्फ लिखते हैं, ये फर्मी टेम्परेचर का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो कभी भी फर्मी टेम्परेचर निकालना है, फर्मी एनर्जी निकालो और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो मतलब फर्मी टेम्परेचर का डिपेंडेंस वही होगा जो फर्मी एनर्जी का डिपेंडेंस है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब ठीक है, तो हम जो भी अब नया कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होता क्या है जानते हो, अभी पता नहीं क्या ट्रेंड है, सारे स्टूडेंट जो है ना इंपॉर्टेंट चीज भी बताया जा रहा है तो जाते रहते हैं, ठीक है। हमको लगता है कि ये सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे, ठीक है। सर नेट ओवर हो गया कुछ बच्चों का। अच्छा, तो चलो ठीक है, तो अभी स्टॉप 4 करते क्लासेस हैं, होती है ना, तो इस टाइम तक जाते जाते नेट खत्म होने लग जाता है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में इसीलिए चलो नया कॉन्सेप्ट अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो भी Okay, पढ़ा sir. दिया गया उसको अच्छी तरह से रिवाइज करके आओगे, ठीक है। सर इसी कॉन्सेप्ट में हम्म जो बाउंड्री पे मोमेंटम आता है, जब मतलब इनफिनाइट पोटेंशियल वेल होता है, तो उसमें सर कुछ रिलेट कर सकते हैं उसको। बाउंड्री पे मोमेंटम क्या आता है, मोमेंटम उसमें देखो मोमेंटम हर जगह पे सेम होता है। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में पोटेंशियल अंदर 0 है ना, पोटेंशियल जब 0 है तो मोमेंटम जो है ना हर जगह पे सेम है, ठीक है। सर इसमें जो फर्मी एनर्जी लेवल की हम बात कर रहे हैं, और सर जो उसमें पीएन जंक्शन में सर जो एनर्जी फर्मी एनर्जी होता है, दोनों सेम है क्या? वो टेम्परेचर डिपेंडेंट वहां पे डिस्कशन होता है, ठीक है ना। ये हम जो बोल रहे हैं ना, ये 0 टेम्परेचर का डिस्कशन है, लेकिन है मतलब उसी से रिलेटेड, इसी से रिलेट करके वो भी आता है, ठीक है। अभी यहाँ पे टेम्परेचर कहीं पे दिख नहीं रहा है ना, ठीक है, No, तो sir. उसमें फिर टेम्परेचर डिपेंडेंट डिस्कशन होता है वहां पे, ओके। सर जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतना फर्मी टेम्परेचर, सॉरी वो फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से आता है, ठीक है। वो अभी टेम्परेचर का केस अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लगाना पड़ता है, ठीक है। सर हम्म सर कोई नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे क्या अभी आप? अब नहीं कर रहे, हम तो स्टॉप कर रहे हैं ना, अब तो वही कह रहे हैं, चलो अब स्टॉप करते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके ओके सर।